Hello students. Hello students. तो welcome for this revisionary class. So students, अभी मैं live आ चुका हूँ. I am already now live with all of you. इसमें बस होगा कि I am just waiting for 2-3 minutes का ये होगा, whereby just all the students जब तक आ जाते हैं लाइव तब तक 2-3 मिनट का मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी बता दे रहा हूँ. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैंने कल भी बताया था जो रिविजनरी पैटर्न होगा हमारा, जो प्लान है हमारा अभी एक्शन का, एज पर योर रिक्वेस्ट ऑल्सो. आपने सभी ने एक रिक्वेस्ट भी की थी कि सभी स्टूडेंट्स को चाहिए ये कि पेनाल्टी एज अ टॉपिक को अलग से रिवाइज किया जाए. तो मैंने आप सभी लोगों को ये भी कल बता दिया था कि पेनाल्टीज के लिए विल कीप ऑन संडे फॉर द टॉपिक ऑन पेनाल्टीज. संडे मतलब कल का दिन 10th of May 2020, ये दिन पे हम लोग पेनाल्टीज करेंगे. इसके अलावा जो अभी जो होगा आज के सेशन में हम लोग स्टूडेंट्स असेसमेंट ले रहे हैं. तो 9th वी आर डूइंग असेसमेंट, क्रिटिकल एरियाज ऑन द असेसमेंट प्रोसीजर. इसके बाद 10th होगा ऑन पेनाल्टीज एंड अदर एरियाज ऑफ प्रोसीडिंग्स. जो इंपॉर्टेंट होगा मैं सारे इंपॉर्टेंट एरियाज पकड़ूंगा और आई विल जस्ट हैंड होल्ड यू, आपको एक हैंड होल्डिंग करवा दूंगा फॉर दी अदर रिमेनिंग एरियाज, ताकि आप में एक ये होगा कि हाँ भाई फॉर दी बैलेंस एरियाज हाउ यू आर सपोज टू डू इट, आपको एक अच्छे तरीके से ये चीज पता चल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को एमटीपीस होगा. एक देयर इज एन एमटीपी दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ऑफ यू. अगर नहीं मिला होगा एमटीपीस तो प्लीज इंश्योर करें कि आप लोग वो एमटीपीस ले लें. तो एक तरीके से वो एमटीपीस काफी क्रिटिकल होगा. जैसे मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं रिपीट कर रहा हूं, एक रिपीटेशन. एमटीपी स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये बहुत सारे नए क्वेश्चंस हैं इसके, ऑल द न्यू क्वेश्चंस. और आप देखना, अगर आपने एमटीपी सॉल्व किया, लगभग आपने सारे फेसेट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स लॉ को आपने एक तरीके से रिवाइज कर लिया है. मतलब कि उसमें टॉपिक लाइक सैलरी भी मैंने उसके अंदर कैप्चर कर रखा है, ताकि आपको इस बार सैलरी भी इंपॉर्टेंट होगा. क्योंकि स्टूडेंट्स को ये शायद लगता होगा कि सैलरी एज अ टॉपिक ये रेलेवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद आएगा नहीं एग्जामिनेशन में. ये भ्रम और ये अगर सोच होगी तो स्टूडेंट्स का खतरा हो सकता है. सैलरी भी एग्जामिनेशन के लिए उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट 11th of May को मैंने बताया आप लोगों को, तो आज और कल का डेट तो मैंने आपको बता दिया था कि आज और कल में हम क्या करने जा रहे हैं. 11th of May स्टूडेंट्स, 11th of May वी आर गोइंग टू डू नॉन रेसिडेंट एंड ट्रांसफर प्राइसिंग. ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी एक लाइव आपको सेशन दूंगा ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में. तो 11th of May वी आर गोइंग टू डील विद दैट. 11th ये 2 दिन, और हमारे हाथ में 13, 14, 15 भी, ये 3 बफर दिन है जिसमें मुझे पीजीबीपी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड 15 तारीख को हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स ये आपके कंपनी असेसमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें कुछ मैट वैट के प्रोविजंस और स्पेशल प्रोविजंस होंगे, वो भी मैं कंसिडर कर लूंगा इस कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है स्टूडेंट्स. चलिए स्टूडेंट्स, अब मुझे लगता है कि सभी लोग आ चुके हैं, ऑल ऑफ यू आर देयर. पहले स्टूडेंट्स हम लोग ये जो मेरे स्लाइड मैंने पीडीएफ भी आपके सामने रखा है, इस पीडीएफ को भी मैं आपको आज ही के दिन प्राइमरी दे दूंगा. ऋषिकेश के थ्रू से आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी. विल स्टार्ट देयर आफ्टर वन बाय वन. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर देयर. बिल्कुल अशोका, आई हैव टोल्ड 10:30 बट सम कनेक्शन टेक्निकल इश्यूज थे, सो नाउ वी आर लाइव नाउ एट 11 o'clock. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट देन. ऑल सेट. आप लोग के पास क्या होना चाहिए, एक किताब रख लें. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा, वो चीजें आप लोग को ध्यान रखना है. अदर देन दैट, ये पीडीएफ जो होगा आपके सामने जो है, ये पीडीएफ भी आपको पहुंचा दिया जाएगा. सो दिस पीडीएफ ऑल्सो वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ऑफ यू. ठीक है ना. तो अकॉर्डिंगली ये पीडीएफ में जो मैटर्स होंगे, एवरीथिंग हैज बीन रिटन. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. स्टूडेंट्स, असेसमेंट प्रोसीजर में 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. 2 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन असेसमेंट प्रोसीजर, और वो 2 चीज में स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज अबाउट व्हाट,
अबाउट द ऑल द अमेंडमेंट्स जो कि अमेंडमेंट्स हुए होंगे वो. सेकेंडली द केस लॉस, द केस स्टडीज. सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सो फार एज असेसमेंट इज कंसर्न. लास्ट पर्टिकुलर, मैं सिर्फ असेसमेंट की बात कर रहा हूं, पेनाल्टी की नहीं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट असेसमेंट बिकॉज पेनाल्टी का भी अपना एक एंगल बनता है जिसके अंदर कैलकुलेशन लेवल पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. लेकिन असेसमेंट प्रोसीजर अगर मैं सिर्फ उसी की बात करूं, एंड अपील्स एंड रिवीजन. सो इफ आई हैव टू टॉक ओनली अबाउट असेसमेंट, अपील्स एंड रिवीजन, नॉट राइट नाउ पेनाल्टी की चर्चा मैं कल करूंगा आपके साथ. तो उस सिचुएशन में आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा वो होगा ऑल द रीसेंट अमेंडमेंट्स. ये आपको बहुत अच्छे से करना है. और साथ ही साथ दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसके जो केस लॉस है. पेनाल्टी मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं, दिस वी विल डिस्कस इट टुमारो. उसके क्या पहलू होंगे, क्या इंपॉर्टेंस होंगे, क्या रेलेवेंस है. एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, असेसमेंट में यह भी देखा गया है कि व्हाट दीज पीपल डू इज दैट आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के या फिर एमसीक्यू के जरिए दे विल टारगेट स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस इन द असेसमेंट एज वेल. उसके लिए आपको इसकी प्रोसीजरल की जानकारी होनी बहुत जरूरी है. यह भी बहुत चीज टाइम पे देखा जाता है कि दे विल टारगेट स्मॉल स्मॉल प्रोसीजरल पॉइंट्स पे आपको पूछा जाएगा, टाइम लिमिट्स पे पूछ लेते हैं. तो उस पे आपको क्या है, थोड़ा घुमाना चालू करेंगे. एंड दैट इज द रीजन, और इसमें वो एमसीक्यू लेवल पे दैट दे विल टारगेट यू इन द एमसीक्यू लेवल. सो दैट इज द रीजन व्हाई assessment as a whole requires a thorough knowledge of the amendment, thorough knowledge of the case laws, and the last one is the procedural part specifically to do with the time limits and all. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट. सारे जो इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे उसको मैं एक बार जल्दी से डिस्कस करता हूं. स्टूडेंट्स, पहला जो स्लाइड आप देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने बना के रखा है, आई थिंक इसकी विजिबिलिटी है आप लोगों को. तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है, देखिएगा आप लोग यहाँ पे आरओआई स्टूडेंट्स, यहाँ पे आरओआई पे देखिएगा यहाँ पर. अब आरओआई को लेके आप सभी लोगों को पता होगा अमेंडमेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट आया हुआ है, सबसे पहले 139(1). अब ये स्टूडेंट नोटिस करना कि आप लोगों को आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम पे कोई ऐसा सेपरेट क्वेश्चन नहीं आने वाला. देयर विल नॉट बी एनी सेपरेट क्वेश्चन ऑन द आरओआई. ये आईपीसीसी लेवल पे होता है, फाइनल सीए लेवल पे नहीं होता. हाँ, फाइनल सीए पे थोड़ा सा एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आप सभी लोगों को पता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना है यहाँ पे चीज. 139(1), द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(1) टॉक्स अबाउट टू थिंग्स. दो चीजें 139(1) कहता है, वो दो चीज बताओ क्या है. वन इज हु इज द पर्सन हु इज ऑब्लिगेटेड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम. वो कौन है वो बंदा जिसपे ऑब्लिगेशन बना है टू फाइल दी आरओआई. और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, व्हेन ही इज सपोज टू फाइल दी आरओआई. दो चीजें हैं, ऑब्लिगेशन किस पर है टू फाइल दी आरओआई, और दूसरा बताओ क्या है, द ड्यू डेट टू फाइल दी आरओआई. दिस इज व्हाट सेक्शन 139(1) इज ऑल अबाउट. तो ऑब्लिगेशन में देयर आर ग्रेडिंग दिया गया है, आपको सब पता है. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेडिंग जो आपको याद रखनी है वो दो है, इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में ही है. एक तो वो जो रेसिडेंट वाला केस है, अगर आपको पता होगा, जिसका फॉरेन एसेट है, या तो वो बेनिफिशियल ओनर है ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉरेन एसेट, ठीक है, और ही इज अ बेनिफिशियरी ऑफ द इनकम अराइजिंग फ्रॉम दैट फॉरेन एसेट. या तो बेनिफिशियल ओनर ऑफ दैट फॉरेन एसेट, मतलब बेनिफिशियल ओनर का मतलब है बेनामी संपत्ति. बेनामी संपत्ति का मतलब ये है कि मेरे नाम पे वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है. उस टाइप के जो ओनर को हम कहते हैं बेनिफिशियल ओनर. और आपकी जो बेनिफिशियल ओनरशिप किस पर है, एक फॉरेन एसेट पर है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आप पे ऑब्लिगेशन बनेगा टू फाइल दी आरओआई? बिल्कुल बनेगा. ये एक हुआ. दूसरा है बेनिफिशियरी बोला गया है, मतलब कि मैंने क्या किया है, एक फॉरेन ट्रस्ट को मैंने एसेट दान पे दे दिया, और ट्रस्ट को यह कहा गया है कि इस एसेट से जो इनकम आएगा वो से मेरे स्पाउस को ये इनकम जाएगा, मेरे स्पाउस को ये इनकम जाएगा. सो माय स्पाउस इज देयरफॉर द बेनिफिशियरी of the income arising from the foreign asset. Now question is whether this particular asset, ये जो particular asset है, ये जो income है प्राइमरी, सॉरी ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी में, क्या मेरी स्पाउस पे ऑब्लिगेशन बनता है टू फाइल दी आरओआई? एंड आंसर इज यस. तो ये वाला पार्ट स्टूडेंट थोड़ा सा केयरफुल रहना. फॉरेन एसेट पे बेनिफिशियल ओनर और द बेनिफिशियरी, इनकी ऑब्लिगेशन बनती है. अच्छा, ये किसके लिए बाय द वे? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट.
इनको ही क्या है, ये ऑब्लिगेशन बनता है एज फार एज द फाइलिंग ऑफ द आरओआई इज कंसर्न। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑन द सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, विच इज अबाउट व्हाट, जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट आ गया, आपको पता होगा व्हाट इज द रिसेंट अमेंडमेंट, और उस पर क्वेश्चन एग्जामिनेशन का कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अमेंडमेंट बता दो जल्दी से। अच्छा, जनरल प्रोविजन क्या कहता है, जो सबसे लास्ट कैटेगरी है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, वो सबसे लास्ट कैटेगरी वाला जो कैटेगरी है, उसमें ROI फाइल करने की ऑब्लिगेशन तभी बनेगी जबकि क्या, जबकि GTI एक्सीड व्हाट, एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। जो GTI है अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर जाए तो फिर ऑब्लिगेशन आपकी बनती है टू फाइल द ROI। ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन था, और अब इसी एग्जिस्टिंग प्रोविजन पे क्या है, अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट 2019 का। चलो देखते हैं भाई, फाइनेंस एक्ट 2019 का जो अमेंडमेंट है उसकी नॉलेज आपकी क्या है। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ऑफ FA 2019? जरा जल्दी से स्टूडेंट्स आंसर दीजिएगा, अमेंडमेंट क्या है, मुझे पता तो चले जल्द से जल्द। जल्दी जल्दी लिखते रहो, बस वो शॉर्ट फॉर्म भी आपने लिख दिया ना, बस मुझे पता चल जाएगा। एक ऐसी फ्लैश करते रहना, पता तो चले। हाँ क्रिश, डेली होंगी लाइव। अभी ये भी जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो, और जब मैं क्वेश्चन पूछूं तभी बोला, अभी क्वेरी अपनी मत डालता। स्टूडेंट ध्यान रखना, ये लाइव क्लास में अभी जब मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, आप बस उसका आंसर देना। अभी आप अपनी क्वेरी मत डालना, क्वेरी मैं एंड में ले लूंगा आपका। जो मुझे क्वेश्चन आपसे पूछना है ये पता लगाने के लिए कि भाई आपका नॉलेज क्या है, कहाँ पे मुझे हिट करना है, मैं इससे पता लगा लूंगा आपके आंसर से। जल्दी बताते रहो, ऐसी सुविधाएं आपको कहाँ मिलेगी। एनीबडी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, यश ने भी आंसर दे ही दिया है, दीक्षिता बिल्कुल सही कह रहे हैं सब लोग। चलिए बहुत अच्छा लगा जान के। कीर्ति ने भी बहुत आंसर अच्छी दी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक ये चीज आप सभी लोगों को अच्छे से थोड़ा सा पता है। अब्दुल टोटल इनकम नहीं, GTI आप कहेंगे, GTI। चलो मुझे लग रहा है कि सारे स्टूडेंट्स ने पकड़ लिया है। तो अभी ध्यान रखना स्टूडेंट्स, लाइव क्लास में कैसे करेंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेरी जो होगी ना आपकी, प्लीज मुझे एंड में पूछना, नहीं तो क्या आगे अभी हौच पौच हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, ये पूरा मजा इसका निकल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आप लोग ने। तो GTI, अब अमेंडमेंट जो है वो ये है, GTI बिफोर गिविंग द इफेक्ट ऑफ द एग्जेम्पशन। किसका एग्जेम्पशन की बात हो रही है, 54 के जो सीरीज के एग्जेम्पशन है उसकी। अगर वो क्या करे, एक्सीड कर जाए किससे, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के थ्रेशोल्ड से, तो उस केस में क्या, उस केस में आपको ROI फाइल करना क्या मैंडेटरी है, एंड आंसर इज यस। तो स्टूडेंट्स आपको एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बताता हूं, और आप थोड़ा सा ध्यान भी रखना इसको। एक चीज आप लोग बस ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, राम बिल्कुल सही, एक चीज आप लोग ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को हाउस प्रॉपर्टी ऐसे कुछ दिया जाएगा क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है बताएं, 3 लाख रुपए। 3 लाख ज्यादा हो गया, इसको मैं कर लेता हूं, इसको करते हैं लोग, ये अपन 2 लाख रुपए करते हैं, ठीक है। ये मिस्टर ए की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मिस्टर ए की बात। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है, 2 लाख। उसके बाद LTCG जो उसने कमाया है वो उसने 10 लाख का कमाया था, और उसमें बाद में उसने एग्जेम्पशन ले लिया है, कोई भी एक 54 का भी मैं सेक्शन ले लेता हूं, उसमें उसने एग्जेम्पशन ले लिया है 10 लाख का, ठीक है। ये नील हो चुका है, और उसी हिसाब से इसकी GTI बन गई है 2 लाख, ठीक। चैप्टर 6 से उसकी हो गई है 2 लाख, सॉरी चैप्टर 6 से नील ही रखता हूं अभी, इसमें चलो नील ही रखते हैं फॉर पर्पज सिंप्लिसिटी। टोटल इनकम 2 लाख, ये क्वेश्चन बना है। तो बताएं स्टूडेंट्स, क्या ROI फाइल करना मैंडेटरी है? हाँ और ना में ही आंसर देंगे आप लोग, बस जल्दी से बता दो, हाँ और ना में ही आंसर आपकी बनेगी, जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी बताओ। अशोका ने 2 बार बोल दिया, शालिनी का आंसर आ चुका, बलिया का भी आंसर आ चुका है। भाई आप सभी लोग ने आंसर दे दिया है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। गुणवंती, धीरज, क्या ROI फाइल करना मैंडेटरी है इस पर्टिकुलर केस में? ये क्वेश्चन पूछा गया है,
यतिन, अंकित, नेहल, दिनेश, बिंदी। आरओआई फाइल करना मैंडेटरी है? तो जल्दी से सुनिएगा, आंसर इज यस। बिल्कुल जसप्रीत जी, प्रफुल्ल, स्वाति, बिल्कुल ये आरओआई फाइल करना मैंडेटरी होगा, कोई दो राय नहीं, यही अमेंडमेंट है। बिफोर द अमेंडमेंट मैंडेटरी नहीं था, आफ्टर द अमेंडमेंट क्या मैंडेटरी है? एंड आंसर इज यस। अब मैं आपको एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन और एक डालता हूं, स्टूडेंट ध्यान से देखना। आपको एग्जामिनेशन तो दांव पेच क्या खेलेगा आईसीआई, जरा मीर बिल्कुल सही, दांव पेच आईसीआई क्या खेलने वाला मैं आपको बता दे रहा हूं। ये होगा सीजी का क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, ये सीजी का कोई क्वेश्चन होगा, और सीजी के क्वेश्चन के अंदर आपको एक बहुत हद तक आपको एक सीजी का कैलकुलेशन करना होगा, और फिर बाद में शायद एक सीजी का कोई कैलकुलेशन है जिसमें गुणवंती मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट रुक जाइएगा। तो सीजी का क्वेश्चन है जिसके तहत प्राइमरीली आपको यह बोला जाएगा कि एक उसकी टोटल इनकम कंप्यूट करना है, मेन सीजी का ही रहेगा। और फिर आपको यह बोला जाएगा कि उसने अपनी आरओआई फाइल की है, इसी केस में आरओआई इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट। आरओआई फाइल हुई है कब? आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ सेक्शन 139(1). 139(1) के ड्यू डेट के बाद आरओआई फाइल हुई है स्टूडेंट्स, ये होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इसने अपनी आरओआई फाइल की है आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ 139(1), तो आपसे टैक्स की कॉन्सिक्वेंस पूछी जाएंगी, इससे टैक्स की कॉन्सिक्वेंस आपको बताना होगा, और ये पूछा जाएगा कि क्या ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन है, क्या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। विल ही बी एलिजिबल फॉर दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन, क्योंकि उसने आरओआई फाइल किया है आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ सेक्शन 139(1), तो क्या उसे उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं। ये क्वेश्चन है, हाँ या ना में आप लोग जवाब देंगे। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कब हुई है? आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ सेक्शन 139(1). गुणवंती आपके आंसर थोड़ी देर बाद देता हूं मैं, अभी फिलहाल इसके लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। धीरज का आंसर, शालिनी, पवन, क्वेश्चन तो सबने पकड़ ही लिया। आरओआई फाइल हुई है आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ 139(1), तो ये जो एग्जम्पशन 54 सीरीज का होगा क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। दीक्षिता, उमा, कीर्ति, श्रेयस, क्रिश, दिनेश, बलिया, सुरेश, तो स्टूडेंट्स, यश, एनीबडी, जगदीश, जसप्रीत, जतिन, यतिन, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आंसर है, सुनना चाहेंगे? कुणाल, बिंदी, आंसर इज बिल्कुल मिलेगा। अब ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपको इसकी एग्जम्पशन पूरी मिलेगी स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनेंगे अब सभी लोग, एग्जम्पशन पूरी दी जाएगी। ऐसा क्यों, उसकी वजह आप सुन लो। आप लोग ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक प्रोविजन आपको शायद पता होगा, मालूम है, एटीआईए का डिडक्शन, एटीआईबी का डिडक्शन, एटीआईएसी, जितने भी प्रॉफिट लिंक डिडक्शन है, एटीपी का डिडक्शन, ये एटीडबलजेडबलए का डिडक्शन, इन सारे डिडक्शन को अगर आपको क्लेम करना है तो जरूरी होगा कि आपकी आरओआई फाइल होनी चाहिए विद इन द ड्यू डेट ऑफ 139(1). अगर आपने अपनी आरओआई को फाइल नहीं किया है विद इन द ड्यू डेट ऑफ 139(1), तो ये जितने भी प्रॉफिट लिंक डिडक्शन है, या जो डिडक्शन मैंने अभी आपके सामने रखा है, एटीपी, एटीपीए, एटीडबलजेडबलए, ये सारे डिडक्शन, एक एटीक्यूक्यूबी, ये सारे डिडक्शन क्या एक झटके में साफ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ये सारे डिडक्शंस नहीं मिलेगा। उस और एक सेक्शन है 139(3), अगर आपको पता हो, बिजनेस लॉस है, कैपिटल गेन्स की लॉस है, तो उसे आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो क्या वहां पे भी लिखा गया है कि आपको अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो जरूरी होगा कि आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करें विद इन द ड्यू डेट ऑफ सेक्शन 139(1). नहीं फाइल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ये स्पेसिफिक प्रोविजन वहां पे डाला गया है। यहां पे स्टूडेंट नोटिस करना, जो अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट सिर्फ आप पे ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, किस बात को लेके, कि भाई अगर आपने अपनी सीजी का एग्जम्पशन क्लेम किया है, सीजी का आपने एग्जम्पशन क्लेम किया है, और एग्जम्पशन क्लेम करने की वजह से, एग्जम्पशन क्लेम करने की वजह से आपकी जीटीआई जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हो जाती है,
आपकी जो GTI है वो बेसिक लिमिट से कम हो जाती है, तो फिर आप पे ऑब्लिगेशन बनेगा टू फाइल दी ROI। आप पे ऑब्लिगेशन बनेगा, मतलब आप ऑब्लिगेटेड हैं। लेकिन इसका मतलब कहीं प्रोविजन में ये नहीं लिखा है कि अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया है तो आपकी एग्जम्पशन को हम छीन लेंगे। ये छीनने वाली प्रोविजन आपको नहीं मिलेगी इन 139(1). सिर्फ ऑब्लिगेशन क्रिएट किया गया है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स बताओ फिर क्या होगा। ऐसे केस में ऑब्लिगेशन था, आपने रिटर्न फाइल नहीं की, और रिटर्न फाइल नहीं की तो बताए कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। चलो जल्दी से बता दो। आप पे ऑब्लिगेशन था और आपने रिटर्न फाइल नहीं की, जल्दी से बताएं क्या होगा कॉन्सिक्वेंस, अंजाम क्या होगा, वो जल्दी से टाइप करके बता दो। एक लाइन, एक वर्ड में ही, ज्यादा नहीं, खींचना नहीं। यार क्या ऑब्लिगेशन होगा? फांसी। कॉन्सिक्वेंस जल्दी बता दो। 142 बलिया ने कह दिया है। पवन, सेक्शन 80 230 बिल्कुल सही। धीरज ने पकड़ लिया। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक थी चीज है डिफॉल्ट रिटर्न, कैरी फॉर्वर्ड कृष्ण का है। एक चीज आप लोग को स्टूडेंट्स पता होना चाहिए इस बात को लेके, शायद सभी लोगों को ये ज्ञान है, और वो है आपका, बता दो, 234F की पेनाल्टी। सबसे एक ही सबके दिमाग में रहना चाहिए, आप पे 234F की पेनाल्टी लगेगी बिल्कुल, और फिर 234A का इंटरेस्ट वो तो लगना ही है, वो तो हर बिलेटेड रिटर्न पे क्या है वो तो लग जाएगा। 234A का इंटरेस्ट, देखो दो चीजें नॉर्मल पकड़ना, इंटरेस्ट 234A एंड पेनाल्टी 234F। इंटरेस्ट 234A एंड पेनाल्टी 234F, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी है ये दो लगेंगी, ये सिचुएशन आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक प्रोसिक्यूशन का भी केस है स्टूडेंट्स, प्रोसिक्यूशन का भी एक केस है जहां पे प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। अब वो प्रोसिक्यूशन वाला प्रोविजन, वो पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, मैं कल वाले क्लास में आपको ये पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन में करा दूंगा। अभी के लिए सिर्फ 234A एंड 234F। आप पे ऑब्लिगेशन था, आपने रिटर्न फाइल नहीं की। आप पे ऑब्लिगेशन था, आपने रिटर्न फाइल नहीं की, और रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह से क्या हो गया, ये पर्टिकुलर केस में आप पे इंटरेस्ट 234A का है और पेनाल्टी 234F का, ठीक है। कितना है प्राइमरी, वो इजी है प्रोविजन, इसको हमने डिस्कस नहीं करते अननेसेसरी, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन प्लीज नोटिस करना स्टूडेंट्स, प्रोविजन पे ध्यान रखना। अगर वो बिलेटेड फाइल करेगा तो प्लीज ये मत लिखना गलती कहां पे करोगे। देखो गलती पकड़ लिया ना, गलती आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये बोलोगे कि भाई उसको एग्जामिशन नहीं मिलेगा क्योंकि उसने रिटर्न फाइल नहीं की विद इन द ड्यू डेट ऑफ 139(1). अगर आप ये लिख कर आओगे 0 मार्क स्टूडेंट्स, यहीं पर ICAI दांव पेच खेलेगा। बाकी जैसे कि आप सभी लोगों ने कहा है कि हाँ सर कुछ स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर करने पे या बैंक में पैसे को जमा करने पे, तो वो स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉरेन ट्रैवल, वो अमेंडमेंट वाला जो पॉइंट है उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी एसएससी को क्या है, रिटर्न फाइल करने की ऑब्लिगेशन बना दी गई है। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है डिस्कशन का एज फार एज फाइलिंग ऑफ ROI इज कंसर्न। इसके अलावा स्टूडेंट्स 139(3) है आपका लॉस रिटर्न, फिर 139(4) बिलेटेड रिटर्न, फिर रिटर्न इन रिलेशन टू स्पेसिफाइड एंटिटीज, उनके लिए 139(5) जो है आपका वो है रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न में आपको शायद पता होगा अभी कि रिवाइज रिटर्न, अभी दोनों ही रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है। वो दोनों रिटर्न रिवाइज किसकी हम बात कर रहे हैं, वो दो रिटर्न जिसको रिवाइज करने की किसकी बात हो रही है, रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(1) एंड रिटर्न विच इज फाइल अंडर सेक्शन 139(4). दोनों ही रिटर्न को क्या है हम रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। 139(1) की रिटर्न भी रिवाइज हो सकती है, 139(4) की भी रिटर्न रिवाइज हो सकती है। अच्छा, क्या लॉस रिटर्न 139(3) क्या उसे भी हम रिवाइज कर सकते हैं, क्या उसे भी हम रिवाइज कर सकते हैं? उसका आंसर है स्टूडेंट्स यस, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 139(3) में स्टूडेंट्स ऐसा लैंग्वेज लिखा है कि जो भी प्रोविजन 139(1) के लिए लागू होगा, जो भी प्रोविजन 139(1) के लिए लागू होगा, वो सारे प्रोविजन हमारे लिए भी लागू कर दिया जाएगा। So all the provision which is
applicable to section 139(1) shall apply mutatis mutandis, shall apply mutatis mutandis to a return which is filed under section 139(3). mutatis mutandis का मतलब होता है shall equally apply। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये चीज बस आप लोग, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट था, बस बता दिया आपको हल्का फुल्का। आइए स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग इंटीमेशन के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स, लॉस रिटर्न को भी हम रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट, सही जा रहे हो आप लोग। आइए स्टूडेंट्स इंटीमेशन की तरफ, दूसरा प्रोविजन इंटीमेशन। अब इंटीमेशन में ये मैं पीडीएफ, जैसे मैंने कहा ना, ये पीडीएफ आपको शेयर करवा दिया जाएगा, बेहतरीन पीडीएफ, रिवीजन के लिए आपको बहुत काम आएगा स्टूडेंट्स। यहां पे देखिएगा, एक केस स्टडी के रूप में लिया मैंने, जरा ध्यान से देखना। ये रेलेवेंट आरओआई जो है ना, आरओआई स्टूडेंट्स, आरओआई जो है, बिल्कुल आरओआई जो है वो मैंने लिया है फॉर रेलेवेंट एवाई। किस एवाई की बात हो रही है? एवाई 2021। एवाई 2021 की मैंने ये आपके लिए लिया है। उसमें देखिएगा ड्यू डेट्स मैंने दे रखे हैं। पहले रिटर्न में मैं लेके जाता हूं आपको 139(1), 139(3). अगर उसमें रिटर्न होगा तो ड्यू डेट क्या क्या है लगेंगे, तो 3 ड्यू डेट तो आपको पता ही है वैसे। तो 3 ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई है, 30 सितंबर है, और ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में 30 नवंबर का है। तो ये 3 ड्यू डेट आपके पास है। 139(4) एंड 139(5) बिलेटेड रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न, आपको पता ही है स्टूडेंट्स की उसका। अब बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज भी करना है अगर रिटर्न, तो आपको करना होगा मैक्सिमम अप टू द सेम असेसमेंट ईयर, द सेम रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक क्या करना है आपको, बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल करवा देनी है। पहले एक जमाना हुआ करता था कि 1 साल एक्स्ट्रा फ्रॉम द रेलेवेंट एवाई, 1 साल एक्स्ट्रा आपको मिल जाता था टू फाइल द आरओआई। लेकिन अब जिस आरओआई, जिस रेलेवेंट एवाई का वो आरओआई है, उसी रेलेवेंट एवाई तक आपको बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल कर देना है। स्टूडेंट बस एक चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। लिखने के समय जब आप लिखोगे अपने आंसर्स को, तो उस समय पे आप जब भी आरओआई का आपको रेफरेंस देना हो, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जब भी आरओआई का रेफरेंस जब आपको देना हो, प्लीज आप लिखें इस तरीके से, रिटर्न फाइल्ड फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, रिटर्न फाइल्ड फॉर दी आरएवाई। आरएवाई का मतलब क्या है? रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब लोग ऐसा क्यों लिखे भाई? लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्यों लिखना पड़ेगा? लॉजिकली सोचना। ये जो इवेंट होता है ना रिटर्न का, ये एवाई का इवेंट है। ये आप मुझे बताएं, ध्यान से सुनना इसको स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनेंगे। और क्या होता है मन में, इतना आप शहंशाह हो जाते हो डायरेक्ट टैक्स पढ़ के, बेसिक फंडामेंटल ही पुर्जे आपके अल्टीमेटली इतने हिले हुए रहते हैं। आप मुझे बताओ, ये जो टोटल इनकम जो कंप्यूट करता है, जो आप करते हो ना टोटल इनकम की कंप्यूटेशन, फिर टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन, तो ये जो इवेंट है कंप्यूटेशन करने का, टोटल इनकम का या फिर टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करने का, ये इवेंट प्रीवियस ईयर का है या असेसमेंट ईयर का है? असेसमेंट ईयर में करते हैं या प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन ही होती है? बताओ। मीर स्पेसिफिक अमेंडमेंट बताना, किस अमेंडमेंट की बात कर रहे हो, जल्दी से बताओ। देखो सारे स्टूडेंट ने धड़ा धड़ा आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग। ये इवेंट जो है असेसमेंट ईयर का इवेंट है। प्रीवियस ईयर खत्म होता है ना, तो पहला इवेंट एवाई में टोटल इनकम की कंप्यूटेशन, बिल्कुल सही, एंड टैक्स लायबिलिटी, ये कैलकुलेशन, ये जो प्रक्रिया है एसे टैक्स की कैलकुलेशन एंड टोटल इनकम की कंप्यूटेशन, ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया एवाई की है। सो देयरफॉर फॉर रेलेवेंट एवाई वी आर कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। मतलब ये क्योंकि प्रक्रिया ही असेसमेंट ईयर का है, इस वजह से ये रेलेवेंट एवाई की से जुड़ा जाता है। उसी तरीके से बताएं, एक बार आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट कर दिया है, तो आपसे और एक क्वेश्चन पूछूं मैं, ये मुझे बताएं कि क्या आपको एसे टैक्स का भुगतान करना मैंडेटरी है, तब जाके ही आपकी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की जाएगी। मीनिंग देयर बाय कि अगर मैंने एसे टैक्स पे नहीं किया और अगर मैंने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया, तो क्या मेरा रिटर्न ऑफ इनकम को क्या वो डिफेक्टिव रिटर्न मानेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। एसे टैक्स, मैंने टोटल इनकम कंप्यूट करके एसे टैक्स कैलकुलेट कर दिया, मैंने बिना एसे टैक्स पे करके अपनी आरओआई फाइल करी, तो क्या वो आरओआई को डिफेक्टिव माना जाएगा? बिल्कुल दिनेश, पीयूष, वेरी ट्रू। 172 का केस जो आप मुझे बता रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
क्या डिफेक्टिव माना जाएगा? ऐसे टैक्स पे कर दिया है हमने, सॉरी ऐसे टैक्स कैलकुलेट कर दिया है, लेकिन पे मैंने नहीं किया और अपनी रिटर्न फाइल कर दी, तो क्या उस रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा? ये है क्वेश्चन मेरा आप सभी से। ऐसे टैक्स पे नहीं किया है और मैंने अपनी आरओआई फाइल कर दी है 139(1) में, क्या वो डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा? एंड द आंसर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुना, देखो ये चीज देखो, एक्सपोज हो गए हो आप लोग, इसे डिफेक्टिव रिटर्न नहीं मानते हैं। एक जमाना हुआ करता था 2017 तक, 2017 तक, जब वहां पे डिफेक्टिव माना जाता है। अभी डिफेक्टिव वो वाला प्रोविजन निकाल दिया है, मतलब 139(9) में अगर आप देखें लिखा हुआ है कि अगर आपने ऐसे टैक्स पे नहीं किया है तब भी वो रिटर्न आपकी डिफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। हाँ, आपको बस एक ही चीज का हिट होगा, जानते हो किसका? इंटरेस्ट आपको लगता जाएगा। ये चीज बस आपको बेयर करना होगा, लेकिन ये प्रोविजन बहुत पुराना है, 2017 तक ये था। क्या था कि अगर आपने ऐसे टैक्स पे नहीं किया तो आपकी रिटर्न क्या मानी जाएगी? डिफेक्टिव। वो प्रोविजन निकाल दिया गया है। तो प्लीज स्टूडेंट्स ये गलती ना करें आप लोग। तो एवाई में पहले बताओ क्या करूंगा? टोटल इनकम कंप्यूट करूंगा। उसके बाद क्या होगा? ऐसे टैक्स कंप्यूटेशन होगा। ऐसे टैक्स का क्या पेमेंट करना जरूरी है टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम? एंड द आंसर इज नो। ठीक है, तो चलो उसके बाद मैं क्या करता हूं? रिटर्न फाइल करता हूं। तो ये जो रिटर्न की जो फाइलिंग है, ये भी इवेंट किसका है? एवाई का है। तो प्लीज जब अपना आंसर में लिखेंगे आप लोग तो क्या लिखोगे? रिटर्न फाइल्ड फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। रिटर्न फाइल फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर 19-20 और रेलेवेंट एवाई क्या है? 2021। तो रिटर्न फाइल फॉर रेलेवेंट एवाई 2021। इसी वजह से मैंने यहां ध्यान रखना, रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में, असेसमेंट प्रोसीजर के चैप्टर में सिर्फ एवाई का ही गेम खेला जाएगा। रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ, असेसमेंट के चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या है? एवाई का ही गेम खेला जा रहा है। तो रेलेवेंट आरओआई है फॉर रेलेवेंट एवाई 2021। ड्यू डेट्स आपको दिए गए हैं और ये सारे ड्यू डेट्स हो गए। इसके बाद बताओ क्या आता है स्टूडेंट्स? इंटीमेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स इंटीमेशन। इंटीमेशन देख रहे हो आप लोग, दो चीजें मैंने लिखी है यहां पे इंटीमेशन में, और वो दो चीजें स्टूडेंट्स क्या है? वो दो चीज क्या है? स्कोप एंड द टाइम लिमिट। स्कोप एंड द टाइम लिमिट। तो पहले तो इंटीमेशन जो है ये एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट है आपका कि आपकी रिटर्न मिल चुकी है। तो वो आपको उसकी टाइम लिमिट कब तक है? पहले टाइम लिमिट देख लो इसका, क्या है टाइम लिमिट? नो इंटीमेशन शैल बी सेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड। पहले मैं टाइम लिमिट करवा रहा हूं, तो इसमें देखिएगा फाइनेंशियल ईयर 2021 का अगर ये रिटर्न है तो प्लस 1 year आप कर लें तो बन जाएगा आपका 31 मार्च 2022। तो 2022 तक क्या है? मैक्सिमम इंटीमेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, 2022 तक मैक्सिमम अल्टीमेटली ये इंटीमेशन दे दिया जाएगा। आइएगा स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, स्कोप पे स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसी पे असली गेम आपको एग्जामिनेशन में आएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में यहाँ पे आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। पहले देखो स्कोप क्या है, क्या लिखा गया है ये देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द आरओआई। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके आधार पे इंटीमेशन जो दिया जाता है वो किसके आधार पे दिया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ द आरओआई। आरओआई के बेसिस पे इंटीमेशन दिया जा रहा है, प्लस आफ्टर रेक्टिफाइंग, क्या रेक्टिफाई कर रहे हो? एपरेंट मिस्टेक एंड इनकरेक्ट क्लेम्स। एपरेंट मिस्टेक को रेक्टिफाई करके और या फिर इनकरेक्ट क्लेम्स होगा उसे रेक्टिफाई करके इंटीमेशन वो दे रहे हैं। तो इंटीमेशन शैल बी सेंट। अब स्टूडेंट्स ये एपरेंट मिस्टेक देखा आपने, अंडरलाइन मैंने किया है। हाँ, धीरज ने कहा है कि सर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को क्या हम समझेंगे, यही जो फाइनेंशियल ईयर है क्या हम इसको समझेंगे एज द असेसमेंट ईयर? बिल्कुल, वो फाइनेंशियल ईयर जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या किया है, वो फाइनेंशियल ईयर जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया है, उसे हम लोग क्या मानेंगे? एज द रेलेवेंट एवाई। स्टूडेंट्स जरा केस लॉ पे आ जाइएगा। सबसे एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन के लिए, आपके जून अटेम्प्ट के लिए सबसे एक्सपेक्टेड केस लॉ, अगर जून में नहीं आता तो नवंबर में आएगा ही आएगा। रघुवीर सिंथेटिक्स लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट। प्लीज पे अटेंशन टू दिस। शायद पता ही होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। हुआ क्या था स्टूडेंट्स, यहां पे एसएससी ने क्या किया है, इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पे कुछ एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है। इश्यू ऑफ शेयर के समय पे उसने कुछ एक्सपेंडिचर किया है, जो एक्सपेंडिचर का उसने डिडक्शन अपने रिटर्न ऑफ इनकम में लिया है। इश्यू ऑफ शेयर के टाइम पे जो उसने कुछ एक्सपेंडिचर इनकर किया था, वो एक्सपेंडिचर का डिडक्शन उसने अपने आरओआई में क्लेम कर लिया है।
ये जो एसएससी है ही वॉज बेस्ड इन फ्रॉम गुजरात, गुजरात का एसएससी था ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा पीछे जाते हैं, बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड ये था कि किसी पुराने टाइम पे गुजरात हाईकोर्ट ने किसी के केस में ये कहा था कि ये शेयर इशू एक्सपेंडिचर जो इनकर है वो कैपिटल इन नेचर का है, इस वजह से ये अलाउ नहीं होगा। शेयर इशू एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल इन नेचर का है, इस वजह से ये अलाउ नहीं होगा। लेकिन कर्नाटका के ज्यूरिसडिक्शन में एक किसी के केस में ये कहा गया था कि शेयर इशू एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन एसएससी को मिल सकता है। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट प्रिवेल कर रहा था गुजरात हाई कोर्ट में एंड कर्नाटक हाई कोर्ट में। सो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट व्हिच वाज देयर बोथ इन गुजरात हाई कोर्ट एंड कर्नाटक हाई कोर्ट। अच्छा, ये एसएससी कहां का था? गुजरात का था, ठीक है। तो अब इसने अपने रिटर्न में इसने तो डिडक्शन क्लेम कर लिया, और हुआ क्या, जैसे रिटर्न अल्टीमेटली उसने फाइल की, इंटीमेशन दिया जाता है, और इंटीमेशन में ये जो उसने डिडक्शन क्लेम किया है वो डिसअलाउ हो जाता है, और डिसअलाउ करके उसकी टोटल इनकम को बढ़ाई जाती है, इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी बनता है, और उसको अल्टीमेटली इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ता है। एसएससी ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया। ऑब्जेक्शन एसएससी का ये था, ये बोल के कि पहली बात तो ये है कि भाई कर्नाटका हाईकोर्ट कहता है कि जजमेंट ये मिल रहा है, मुझे डिडक्शन मिलता है, तो भाई मुझे लगता है कि मुझे इसका डिडक्शन मिलना चाहिए। ये उसका फर्स्ट पॉइंट था ऑब्जेक्शन का। दूसरा पॉइंट जो उसका ऑब्जेक्शन का था वो ये था, वो ये कहता है कि अगर मैं मान भी लूं कि एक टाइम पे कि भाई ये मुझे डिडक्शन नहीं मिलता, ये डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन असेसिंग ऑफिसर के पास 143(1) के अंडर, 143(1) क्या है? इंटीमेशन वाला सेक्शन। तो 143(1) के अंडर ये कार्रवाई करने का कोई भी जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। क्या कार्रवाई करने का? कि आपने डिसअलाउ कर दिया मेरा एक्सपेंडिचर को इन द इंटीमेशन विच इज सेंड अंडर 143(1). आपने 143(1) की इंटीमेशन में ये मेरे एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ करने का जुरिस्डिक्शन आपके पास है ही नहीं। अगर आपको डिसअलाउ भी अगर करना है, जबकि मैं सहमत नहीं हूं डिसअलाउ से, लेकिन अगर आपको डिसअलाउ भी करना है तो आपको 143(3) या फिर 144 जो कि रेगुलर असेसमेंट का स्कोप है उसमें जाके इसको डिसअलाउ करना था। तो ये बात पे एसएससी भिड़ गया, मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 143(1) में असेसिंग ऑफिसर एपरेंट मिस्टेक को रेक्टिफाई करके इंटीमेशन दे सकता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो आपने डिडक्शन क्लेम किया है, क्या उसे एपरेंट मिस्टेक माना जा सकता है? तो फिर क्वेश्चन ये था कि जो एक ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट है, जो कि एक ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट है, उसका जजमेंट बताए क्या, उसका जजमेंट क्या है? बाइंडिंग होता है। जो ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट है स्टूडेंट्स, उसका जजमेंट बाइंडिंग होता है। तो क्योंकि आप गुजरात के एसएससी हो और पहले ही एक गुजरात का जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट है, एज पर विच कि कोई एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स अगर किया है तो उसे कैपिटल इन नेचर का माना जाता है, और इस वजह से वो एक्सपेंडिचर क्या है, अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आप पे वो ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट का जजमेंट बाइंडिंग है, और इस वजह से क्योंकि आपने डिडक्शन क्लेम किया है, आपने डिडक्शन क्लेम किया है विच इज अगेंस्ट द बाइंडिंग ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट जजमेंट, इस वजह से क्या, इस वजह से ये एक एपरेंट मिस्टेक का दायरे में आता है। और यही रीजन है कि असेसिंग ऑफिसर का डिसअलाउ करना 143(1) के इंटीमेशन में ही क्या है माना जाएगा, इसे वैलिड माना जाएगा, जायज माना जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक रेड में मैंने एक लाइन में लिख दिया स्टूडेंट्स, ये देखिएगा क्या लिखा है। रघुवीर सिंथेटिक्स लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट, क्लेम ऑफ डिडक्शन ओवरलुकिंग अ बाइंडिंग ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट डिसीजन, अ बाइंडिंग ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट जजमेंट क्या है? इट इज इक्वल टू एपरेंट मिस्टेक। इट इज इक्वल टू व्हाट? एपरेंट मिस्टेक। तो ये है स्टूडेंट्स आपका, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया एक्सपेक्टेड है एग्जामिनेशन में, अभी तक नहीं पूछा है आईसीएआई ने, और इसी वजह से केयरफुल रहना। चलिए, तो 143(1) में क्या मैंने कहा वापस से कि एओ एपरेंट मिस्टेक क्या कर सकता है? रेक्टिफाई करके इंटीमेशन दे सकता है। अच्छा, इंटीमेशन का नेट रिजल्ट क्या होगा? जो इंटीमेशन आपको 143(1) में दिया जा रहा है उसका नेट रिजल्ट क्या होगा? तो उसका नेट रिजल्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या है। सो व्हाट इज द नेट रिजल्ट ऑफ द इंटीमेशन?
इफ नो सम इज ड्यू, अगर आपने अपनी आरओआई फाइल की, आर्टिकल ने अगर अपनी रिटर्न फाइल की है, तो क्या हो जाएगा, नो सम इज ड्यू। तो ऐसे केस में आप उम्मीद मत करना कि आपको बकायदा कोई इंटीमेशन मिलेगा। एक्नॉलेजमेंट ही जो दे रहे हैं ना, दैट विल बी डीम्ड टू बी एन इंटीमेशन, दैट इज वन। लेकिन इफ सम इज पेएबल, कैसे सम पेएबल होगा, अभी अभी आपने देखा है केस जहां पे डिसअलाउ करके टोटल इनकम बढ़ा दी गई, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जहां के सम पेएबल हो सकता है। और एक होगा कि आपने कोई गलती की है, 234 एबीसी का आपने इफेक्ट दिया नहीं है, रॉन्ग एपरेंट रॉन्ग क्लेम आपने कर दिया है, एटीसी का डिडक्शन आपने 3 लाख करवा दिया जबकि 1.5 लाख की लिमिट है, इस तरीके से। तो वो सब चीज को ठीक करके आपकी टोटल इनकम बढ़ाते हैं और उससे कॉन्सिक्वेंशियल टैक्स लायबिलिटी भी आपकी बढ़ती है। तो एक तरीके से नेट रिजल्ट जो आता है 143(1) का, उसमें सम पेएबल आ जाता है। तो अगर सम पेएबल है स्टूडेंट्स, अगर सम पेएबल है, पीयूष मैं उसमें आऊंगा, अभी ध्यान देना इसमें, अगर सम पेएबल है तो ध्यान रखना यहाँ पे, द इंटीमेशन इज डीम्ड टू बी व्हाट, नोटिस ऑफ डिमांड। इंटीमेशन को हम मानेंगे क्या, एज अ नोटिस ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, कि हमें देखिए जो इंटीमेशन आपको दे दिया गया है, हमने जो इंटीमेशन आपको दे दिया है, अब समझ लेना आप लोग स्टूडेंट्स कि इसमें जो भी बोला गया कि इतना आपको अमाउंट पे करना बनता है, इसमें इतना अमाउंट पे करना बनता है, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि अलग से आपको एक नोटिस ऑफ डिमांड दिया जाएगा। नहीं, ये जो इंटीमेशन दिया गया है इसको ही आप समझ के चलना। क्या समझ के चलेंगे आप, एज डीम्ड टू बी अ नोटिस ऑफ डिमांड। इसका रेलेवेंस क्या है, इसका रेलेवेंस ये है कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया विद इन दैट 30 डेज टाइम, अगर आपने पेमेंट नहीं किया इंटीमेशन मिलने से विद इन 30 डेज, अगर आपने उसकी पेमेंट नहीं की, तो फिर आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, आपको बताओ क्या माना जाएगा। अगर इंटीमेशन मिलने से विद इन 30 डेज अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, तो फिर बताइए आपको फिर क्या माना जाएगा, जल्दी से लिख के बताओ। पीयूष मैं उसमें बाद में आता हूं, अभी आप लोग जल्दी से आंसर दो। अरे बताओ जल्दी, शालिनी ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही कह रहे हो बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने स्टूडेंट्स, सही कहा। एसेसिन डिफॉल्ट, आपको इंटीमेशन दिया जाता है, विद इन 30 डेज आपको उसका पेमेंट करना है, और अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि इंटीमेशन को क्या माना गया, नोटिस ऑफ डिमांड। और 156 में स्टूडेंट्स, सेक्शन 156 का ये नियम है, विद इन द सर्विस से 30 दिन तक भुगतान कर दे, नहीं करोगे तो उसके बाद आपको माना जाएगा एज अ असेसिन डिफॉल्ट, और असेसिन डिफॉल्ट का दर्जे पे आप पे कुछ भयंकर कार्रवाई होगी, जो कि इसी स्लाइड में दिया गया, लेकिन हम लोग उसको बाद में देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट, चलो जल्दी से, ये मैंने इफ सम पेएबल ये भी बता दिया। अब आइएगा और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके जून के अटेम्प्ट के लिए, सॉरी जून बार बार आ रहा है, जुलाई के अटेम्प्ट के लिए या फिर नवंबर के अटेम्प्ट के लिए। आइए लास्ट पॉइंट बताओ क्या है। इफ रिफंड इज ड्यू, ये कभी मुमकिन हो सकता है एक्सेस टीडीएस के डिडक्ट करने की वजह से रिफंड ड्यू हो रहा है, या फिर आपने क्या किया है, एक्सेस टीडीएस का एक एग्जांपल है, एडवांस टैक्स आपने ज्यादा पे किया है, दैट इज आल्सो अनदर एग्जांपल। इसके वजह से रिफंड का कुछ ड्यू हो रहा है, और फिर उस केस में इंटीमेशन आपको दी जाती है एज एन एक्नॉलेजमेंट कि हाँ भाई हम मानते हैं कि आपकी रिफंड ड्यू है। क्वेश्चन ध्यान रखना एग्जामिनेशन में क्या आएगा, क्वेश्चन ये है उसके नीचे, वेदर द रिफंड, देखिए राइट हैंड साइड में एकदम लास्ट में, वेदर द रिफंड ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेशन कैन बी विथहेल्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। जो रिफंड ड्यू है ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेशन, क्या उससे रोका जा सकता है। तो लीजिए स्टूडेंट्स 241A, ये देख रहे हो यस लिखा है, और उसमें 241A का सेक्शन रेफर किया है, और ये जो सेक्शन है ये एग्जामिनेशन में अभी तक आया नहीं है। सो दिस वाज नॉट बीन टारगेटेड, ये नया सेक्शन है काफी। और ये क्या कहता है, एक बार ध्यान से इसको देखते हैं। 241A एओ का ओपिनियन है, देखो मैंने वर्डिंग्स में चूकोगे आप लोग, हाँ ना पे लिख लोगे लेकिन वर्डिंग्स में चूकोगे, इसके लिए देखो किस तरीके से मैंने इक्वेशन बनाया। इक्वेशन ये है, असेसिंग ऑफिसर का ओपिनियन है, रीजन टू बिलीव नहीं है। बताएं स्टूडेंट्स, रीजन टू बिलीव किस सेक्शन में लिखा है जहां पे एओ के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, बताओ जल्दी से वो सेक्शन का नाम। यहां पे ओपिनियन है, एक ऐसा जगह है जहां पे एओ का रीजन टू बिलीव है। चलो यही पूछ लेता हूं, रीजन टू बिलीव वाला एओ के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, बताइए वो सेक्शन कौन सा है।
जल्दी बताओ चुन्नी बाबू, आप लोगों का नाम चुन्नी बाबू रखता हूं मैं। बिल्कुल सही धड़ाधड़ आंसर दिया है। चलो देखो सब ने एक साथ बिल्कुल सही जवाब। चलो ठीक है, अब मैं गेम को थोड़ा ट्विस्ट करता हूं और जरा आप मुझे इसका आंसर दो, इसका आंसर दे दो फिर। एओ के ओपिनियन पे मैंने, चलो आपने बोला कि ये है एओ के रीजन टू बिलीव पे आपने बोल दिया 147। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मैं आपको और एक क्वेश्चन डालता हूं। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के ओपिनियन के वजह से एक प्रोसीडिंग को शुरू किया जा सकता है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के ओपिनियन के वजह से एक प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है। तो वो कौन सी प्रोसीडिंग है जो कि सीआईटी के ओपिनियन से शुरू किया जा सकता है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, जिनके ओपिनियन से एक प्रोसीडिंग की शुरुआत हो सकती है। बताएं वो सेक्शन का नाम लिख के जल्दी से बताएं, वो कौन सा है वो सेक्शन जहां पे सीआईटी के ओपिनियन से एक प्रोसीडिंग की शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल सही। देखो खिलाड़ी बन गए हो आप लोग, बहुत अच्छा लगता होगा आप लोगों को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 263 एंड 264 स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी ने ये जो है ना ओपिनियन, रीजन टू बिलीव, इस पे अपनी कमांड बना के चलनी है। जरा भी गलती नहीं करेंगे आप एग्जामिनेशन में, ये बात समझ के चलना आप सभी लोग, ठीक है? बिल्कुल सही जा रहे हो, अब तक सो फार सो गुड। लेकिन जैसे एमटीपी आप लोग देखोगे ना, मॉडल टेस्ट पेपर जब सॉल्व करना शुरू करोगे तब अल्टीमेटली आपके पैर जमीन पे वापस से आ जाएंगे। तो जो मैं आपको थोड़ा सा उठा रहा हूं जमीन से 2 फीट ऊपर, वो जमीन पे वापस से आ जाओगे जब एमटीपी आप देखेंगे। चलिए पहले ये देख लेते हैं। असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन की वजह से क्या है होगा, ओपिनियन क्या है उनका? एडवर्सली अफेक्ट द रिकवरी ऑफ रेवेन्यू। एओ का ओपिनियन है क्या कि रिफंड देना ये अफेक्ट कर सकता है। क्या अफेक्ट कर सकता है? रिकवरी ऑफ रेवेन्यू। तो उस केस में देख रहे हो आप लोग, रीजंस, ये देखो क्या लिखा है, रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ये एक, और दूसरा प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द पीसीआईटी एंड सीआईटी। पीसीआईटी एंड सीआईटी, तो कहने का मतलब है रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड प्रीवियस अप्रूवल ऑफ पीसीआईटी एंड सीआईटी। जानते हो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है? ये प्रोसीजर है। ये दोनों ही पॉइंट क्या है? दिस इज नथिंग बट अ प्रोसीजर। तो रीजन होगा रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ये को लिखना पड़ेगा, और उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सीआईटी या पीसीआईटी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये प्रोसीजर भी लिखेंगे। तो एओ का ओपिनियन होगा, क्या ओपिनियन है उसका? कि रिफंड ग्रांट करना ये एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है किसको? रिकवरी ऑफ रेवेन्यू। तो ऐसे हालात में पॉइंट नंबर 3 बताइए, पॉइंट नंबर 3 क्या है? प्रोसीजर ये है कि एओ रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग एंड ही विल टेक अ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द हायर अथॉरिटी विच इज पीसीआईटी एंड सीआईटी। ये 3 चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, तब जाके फुल मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे हालात में क्या वो विथहोल्ड कर सकता है रिफंड? बिल्कुल विथहोल्ड कर सकता है रिफंड। ये होगा स्टूडेंट्स आपका लिखने का अंदाज। और फिर उसके बाद और एक पॉइंट देख रहे हो आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, देखिए क्या लिखा गया है, ऑन कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। अच्छा मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल के थ्रू से ही, थोड़ा सा समझ लेना स्टूडेंट, जल्दी से समझ लेना। जल्दी से समझना इसको। एग्जांपल क्या है कि मान के चलिएगा कि आपने रिटर्न फाइल किया AY 18-19 का, 18-19 का रिटर्न फाइल किया था, जिसमें क्या है, रिफंड आ रहा है। AY 16-17 का 147 चल रहा है, आज की तारीख में 147 चल रहा है, और उसमें बहुत बड़ा लायबिलिटी एसएससी का बन रहा है। तो मैं क्या AY 18-19 का जो रिफंड है, क्या वो रोक सकता हूं? एओ क्या रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है। अगर उसके ओपिनियन में क्या है, अगर रिफंड दे देगा तो हो सकता है कि इट विल एडवर्सली इफेक्ट द रिकवरी ऑफ रेवेन्यू which will arise on completion of assessment. Completion of assessment of AY 16-17. तो ये पढ़ी लो पॉइंट है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। असेसमेंट 16-17 तो उसने रोक लिया, रिफंड रोक लिया। किस एवाई का रिफंड रोक लिया? 18-19 का रिफंड उसने रोक लिया। अब ध्यान से सुनना आप लोग, AY 16-17 जो है, AY 16-17 का जब असेसमेंट कंप्लीट होता है 147 में, और उसकी जो लायबिलिटी आती है, क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा एग्जामिनेशन में कि वो उसकी लायबिलिटी जो बनती है
फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ऑफ AY 16-17, क्या वो लायबिलिटी को मैं एडजस्ट कर सकता हूं फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द रिफंड विच इज ड्यू ऑफ AY 18-19। तो जो रिफंड ड्यू हो चुका है, जिसको मैंने रोक के रखा है, तो क्या उस लायबिलिटी को इस रिफंड के साथ एडजस्ट कर सकता हूं? उसका आंसर आप बोलेंगे यस, और उसका सेक्शन लिखेंगे 245, उसका सेक्शन लिखेंगे 245, लेकिन प्रोसीजर ध्यान प्रोसीजर ध्यान रखना। प्रोसीजर ये होगा, आफ्टर इंटीमेटिंग द एसएससी ही कैन एडजस्ट। एसएससी को इंटीमेट कर दे तो फिर वो एडजस्ट कर सकता है, स्टूडेंट्स। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका इंटीमेशन से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा प्रोविजन। और आइए आते हैं स्टूडेंट्स ये सबसे भयंकर चार्ट में बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट वाले चार्ट में आ गए स्टूडेंट्स। रेगुलर असेसमेंट हम लोग करेंगे अब। रेगुलर असेसमेंट स्टूडेंट्स है आपका 143 एंड 144। देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ रेगुलर असेसमेंट एंड दोस 2 सेक्शंस आर 143 एंड 144। ठीक है, अच्छा अब आप लोग देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे वापस से एकदम फ्लो देखना, एकदम अच्छे से जाएंगे हम लोग एक एक करके। रेलेवेंट AY 20-21, रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139, ठीक है, इंटीमेशन अंडर 143(1), ये हो गया। रिटर्न ऑफ इनकम की जो चर्चा थी कंप्लीट हो गई है। 143(1) में इंटीमेशन, 143(1) में इंटीमेशन भी दे दिया गया है, चलो वो भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद वाला देखिएगा इवेंट क्या है, ब्लू कलर देख रहे हो आप लोग, नोटिस अंडर 142(1) या फिर नोटिस ऑफ स्क्रूटनी जो कि दिया जाता है 143(2) में। नोटिस ऑफ स्क्रूटनी बताओ किस सेक्शन में? 143(2). देख रहे हो ब्लू कलर का मैंने वो डॉटेड लाइंस करके ऊपर लिख दिया है। क्या लिख दिया? प्रोसीडिंग शुरुआत हो चुकी है। स्टूडेंट्स याद करो, पता नहीं आप लोगों को याद भी होगा कि नहीं, AAR का एक था योसंग कॉर्पोरेशन, मालूम है केस लॉ, योसंग कॉर्पोरेशन AAR का एक चैप्टर है AAR का। उसमें एक पॉइंट है, आपको मालूम है AAR में एक कंडीशन है, एप्लीकेशन करना होता है ना AAR में विद द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, उसमें एक कंडीशन डाला गया। बताओ कंडीशन क्या है? कि अगर प्रोसीडिंग पेंडिंग हो चुकी है तब आप AAR के पास नहीं जा सकते हो। AAR का फुल फॉर्म क्या है? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। तो आपको एडवांस में ही एप्लीकेशन कर लेना है। लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर के सामने प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग हो चुकी है तो फिर आप नहीं जा सकते हो AAR के पास। तो क्वेश्चन ये आता है कि प्रोसीडिंग पेंडिंग का मतलब क्या? तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर 142(1) का नोटिस दे दिया जाए विच इज फॉलोड अप विथ 143(2) नोटिस, तो फिर प्रोसीडिंग समझ जाना कि पेंडिंग हो चुकी है। तो प्रोसीडिंग पेंडिंग का मतलब स्टूडेंट्स ये नोटिसेस है, जिससे क्या हो जाता है कि आपकी जैसे नोटिस आ जाए ना, आपको नोटिस आ जाए, समझ जाना स्टूडेंट्स कि अब प्रोसीडिंग शुरू हो चुका है। और प्रोसीडिंग कैसे कंप्लीट होगा? देखिए लास्ट वाला पॉइंट, कैसे कंप्लीट होगा प्रोसीडिंग। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये जो स्लाइड मैंने बनाया आपको रिवीजन के लिए, ये स्लाइड को पकड़ना है अपने अच्छे से। तो यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में देखो प्रोसीडिंग ओवर है, तो प्रोसीडिंग शुरुआत हो गई है और लास्ट में प्रोसीडिंग कंप्लीट है। प्रोसीडिंग कंप्लीट होता है बाय पासिंग ऑफ द ऑर्डर, प्रोसीडिंग कंप्लीट होता है बाय पासिंग ऑफ द ऑर्डर। प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है बाय सर्विस ऑफ द नोटिस। तो नोटिस आपने दिया है, एक है नोटिस 142(1) का नोटिस है, और जो दूसरा नोटिस है स्टूडेंट्स है वो है आपका नोटिस ऑफ स्क्रूटनी। जो दूसरा नोटिस है वो है आपका नोटिस ऑफ स्क्रूटनी। अब नोटिस ऑफ स्क्रूटनी में देखिएगा कैसे याद रखेंगे आप नोटिस ऑफ स्क्रूटनी को। तो 2 टुकड़े इसके भी मैंने कर दिए। वो 2 टुकड़े क्या है? इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक है, और दूसरा इसकी टाइम लिमिट, कब तक ये नोटिस ऑफ स्क्रूटनी आपको सर्व कर देना है। तो ऑब्जेक्टिव में पहले मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है, क्या ऑब्जेक्टिव है नोटिस ऑफ स्क्रूटनी का। तो ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स यूएस क्या है? अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम। ये पता लगाना कि क्या एसएससी ने अपनी इनकम को अंडर स्टेट तो नहीं किया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है नोटिस ऑफ स्क्रूटनी का, क्या एसएससी ने अंडर पेमेंट तो नहीं किया है टैक्स का। और आखिरी में क्या एसएससी ने कंप्यूट नहीं किया एक्सेसिव लॉस। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नोटिस ऑफ स्क्रूटनी। और नेक्स्ट में टाइम लिमिट प्राइमरी क्या है? नो नोटिस कैन बी सर्व्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, ये टाइम कब तक नोटिस ऑफ स्क्रूटनी दी जा सकती है? सो नो नोटिस
of scrutiny can be served after the expiry of 6 months from the end of the financial year in which the ROI is filed. अब आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, मैंने लाल में लिखा है 30 सितंबर 2021. आप बोलोगे ये कहां से डेट सर आपको आ गया है? तो बताइए, हमारा जो केस स्टडी चल रहा है वो किस एवाई का चल रहा है? किस एवाई का चल रहा है वो तो बताओ. 2021 का. बिल्कुल सही, 2021 का हमारा केस स्टडी चल रहा है. ठीक है, तो 2021 का हमारा केस स्टडी चल रहा है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स क्या होगा? 2021 का चल रहा है तो प्लस 6 महीने कर दें आप, प्लस 6 महीना और कर दो. तो 31 मार्च 2021 प्लस 6 मंथ्स आप कर दो. तो 6 मंथ्स आप कर दोगे तो हो जाएगा ये 30 सितंबर 2021. 30 सितंबर 2021 ये है आपका टाइम लिमिट फॉर द सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ स्क्रूटनी, फॉर द सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ स्क्रूटनी. फिर स्टूडेंट नीचे देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, इफ नो ऑब्जेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक सेक्शन स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, ये बार बार है ना, ये घातक सिद्ध हो सकता है. ये वाला सेक्शन, व्हाट इज दैट? पीयूष, 2021 है भाई, 2021 आपका एवाई कौन सा है? मेरे केस स्टडी में क्या एवाई चल रहा है? आपका एवाई तो 2021 है. तो क्या बोला गया? टाइम लिमिट बताइए, टाइम लिमिट में क्या बोला गया? नो नोटिस कैन बी सर्व्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ROI इज फाइल्ड. अभी मैंने आपको बताया था, हम लोग 139 में डिस्कस कर रहे थे. क्या हम डिस्कस कर रहे थे बताओ? यही डिस्कस कर रहे थे ना कि आपका अगर 139(1) में रिटर्न फाइल करते हो तो बताओ कब तक रिटर्न फाइल कर देना आपने? 139(1) में अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो कब तक फाइल कर देना है रिटर्न? तो रिटर्न आप फाइल करोगे बाय 31 जुलाई 2020 या 30 सितंबर 2020 या 30 नवंबर 2020. यही अभी थोड़ी देर पहले देखा था. ये 139(1) की रिटर्न में बात अगर करेंगे तो अगर 139(4) या 139(5) की रिटर्न की अगर हम बात करें तो कब तक उसे ROI अपनी फाइल कर देनी है? तो वो है आपका सेम एवाई के एंड तक. और एवाई क्या चल रहा है आपका? रेलेवेंट एवाई क्या है? 2021. तो कब तक फिर आपको 139(4) या फिर 139(5) में आपको अपनी रिटर्न को फाइल करवा देनी है या रिवाइज करवा देनी है? दैट इज 31 मार्च 2021. 31 मार्च 2021, isn't it? और 31 मार्च 2021 से आप क्या करोगे? प्लस 6 मंथ्स करना. 31 मार्च 2021 की वो है लिखा ना, नो नोटिस कैन बी सर्व्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ. एंड क्या है? 31 मार्च 2021. 31 मार्च 2021 एंड है, उससे प्लस 6 महीना कर दो आप. तो उससे 6 महीना प्लस करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 30 सितंबर 2021. 30 सितंबर 2021. डिड यू ऑल गॉट दिस वन? तो ये होगा स्टूडेंट्स आपका टाइम लिमिट वाला पॉइंट, कब तक आप नोटिस ऑफ स्क्रूटनी दे सकते हो. तो वो सर्विस होगा. इट कैन बी सर्व्ड बाय 30 सितंबर 2021. ये चीज आप लोग ध्यान रखना. अब आइएगा स्टूडेंट्स ये 292BB का गेम. स्टूडेंट्स एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि मुझे हमेशा ये 292BB एक ट्रिकी एरिया लगता है जहां पे स्टूडेंट्स को अननेसेसरी घुमाया जा सकता है. बस थोड़ा सा बता देता हूं आपको. जैसे जैसे अभी हमने कंक्लूड किया है. क्या कंक्लूड किया था? इस पे ध्यान देना. छोटा केस स्टडी बना लेते हैं. रेलेवेंट एवाई हमारा क्या था? हमारा रेलेवेंट एवाई है 2021. भारती पूछ रही है कब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है? आधे घंटे पहले हुआ, 11 बजे से लेक्चर चालू हुआ है. तो अभी रिटर्न ऑफ इनका ये है रेगुलर असेसमेंट पे. तो रेलेवेंट एवाई 2021, रेलेवेंट एवाई 2021. तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि ये रेलेवेंट एवाई में आपकी ROI फाइल हो जाएगी. ROI आपकी फाइल क्या हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी. ROI ये आपकी फाइल किस सेक्शन में हो रही है? या तो आप 139(1) में फाइल करें, या 139(3) में करें, या 139(4) में करें, या 139(5) में करें. लेकिन 2021 में, जिसको हम एवाई कहते हैं, या फिर आप फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हो, जो भी आपको कहना है, इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी ROI फाइल हो जाएगी. अपनी ROI फाइल हो जाएगी. अच्छा, अब क्या बोला गया नोटिस ऑफ स्क्रूटनी के लिए? कि विद इन 6 मंथ्स तक आपको ये सर्व कर देना है. 6 मंथ्स तक ये सर्विस वाला पॉइंट है. तो सर्विस है जो कि हमने लिखा है 30 सितंबर 2021. सर्विस का टाइम लिमिट है 30 सितंबर 2021. पॉइंट क्या मालूम है स्टूडेंट्स? अब देखो एग्जामिनेशन में क्या है. इश्यू अगर आपको किया है नोटिस ऑफ स्क्रूटनी, इश्यू वर्सेस सर्विस, धीरज जरूरत नहीं है. इश्यू वर्सेस सर्विस. इश्यू का मतलब होता है डिस्पैच. मैंने अपने ऑफिस से डिस्पैच कर दिया है.
मान के चलो स्टूडेंट्स कि 28 सितंबर 2021 को हमने नोटिस ऑफ स्क्रूटनी 143(2) का जो नोटिस ऑफ स्क्रूटनी है वो डिस्पैच कर दिया है, लेकिन उसको सर्व का मतलब होता है रिसीव्ड, उसको सर्व हुआ है, बताओ कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2021 को, जबकि सर्विस कब हो जाना चाहिए था? ये सर्विस कब हो जाना चाहिए था? एक्चुअली सर्व्ड हुआ है, कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2021, जबकि ये कब तक हो जाना चाहिए था? 30 सितंबर 2021। तो ऐसे केस में ये क्या होना चाहिए? टाइम बार्ड ही है। सर्व का मतलब होता है स्टूडेंट, सर्विस का मतलब होता है रिसीव्ड। तो ये कब तक रिसीव होना चाहिए था? ये रिसीव होना चाहिए था बाय 30 सितंबर 2021। और ये कब रिसीव एक्चुअली हुआ है? 1 अक्टूबर 2021। तो ये क्या होगा? टाइम बार्ड नोटिस। अगर ये टाइम बार्ड नोटिस है स्टूडेंट्स, बी केयरफुल नाउ, तो एसएससी को इसकी ऑब्जेक्शन रेज कर लेनी चाहिए थी एओ के सामने। लेकिन अगर एसएससी ये ऑब्जेक्शन इसकी रेज नहीं करता अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द नोटिस विच हैज बीन सर्व्ड अपॉन हिम, अगर ये एओ के सामने इसकी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता है और वो एओ के सामने कोऑपरेट करता है, तो फिर ऐसे केस में ये जो नोटिस ऑफ स्क्रूटनी है एज पर सेक्शन 292BB इट इज डीम्ड टू बी वैलिड, और ये माना जाएगा, क्या माना जाएगा? कि ये जो नोटिस है उसको सर्व किया गया था इन टाइम, ये जो नोटिस है उसको सर्व किया गया था इन टाइम। ये 292BB का डीमिंग फिक्शन है, प्रिजम्पशन लगा देते हैं। अगर एसएससी ने इसकी ऑब्जेक्शन नहीं रेज की है, और किसके सामने ऑब्जेक्शन इसको रेज करना है? बिफोर द एओ, तो फिर क्या माना जाएगा? दैट द नोटिस ऑफ स्क्रूटनी व्हिच हैज बीन सर्व्ड इज डीम्ड टू बी वैलिड। ये जो नोटिस ऑफ स्क्रूटनी है जो कि सर्व किया गया, ये मान लिया जाएगा कि ये क्या है? ये वैलिड है। और यही है आपका स्टूडेंट्स 292BB। केयरफुल रहना स्टूडेंट्स, यही वाले पॉइंट पे केयरफुल रहना। तो क्या लिखा गया? इफ नो ऑब्जेक्शन बाय द एसएससी about the validity of the notice before the AO during the course of the assessment, then the notice is deemed to be valid. During the course of the assessment मतलब ये कि अपील में क्या इसकी वो ऑब्जेक्शन रेज कर पाएगा? And the answer is no. And the answer is no. ठीक है, चलिए एक बस जानना चाहता हूं एक कोई स्टूडेंट्स का की तैयारी कैसी है। एक क्वेश्चन पूछूं स्टूडेंट्स आपसे, एक क्वेश्चन पूछता हूं। अब्दुल ने पूछा है कि अगर सर ऑब्जेक्शन कर दिया तो भाई ऑब्जेक्शन कर दिया तो इनवैलिड है नोटिस, लेकिन ऑब्जेक्शन वो रेज नहीं करता एओ के समक्ष, तो फिर ये नोटिस को क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि आपने नोटिस दिया है इन टाइम और ये वैलिड मानी जाएगी नोटिस। मैं आपसे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये 292BB का, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये 292BB का रेफरेंस एक केस लॉ में आया है। आईसीआई के ही हाल फिलहाल में एक लिस्ट है, उसमें 292BB का एक केस लॉ में उसका रेफरेंस दिया है। कोई वो केस लॉ का मुझे नाम बता सकता है? देखो तो कितने स्टूडेंट से उतने बारीक से पढ़ा है। एक केस लॉ में इसका रेफरेंस है विच इज व्हाट इज द नेम ऑफ दैट केस लॉ जहां पे इसका रेफरेंस है? धीरज पूछ रहे हैं। हाँ धीरज, अगर ऑब्जेक्शन करता है तो ये जो मैंने बोला ना आपको, अगर वो ऑब्जेक्शन रेज कर लेता है एओ के सामने जब प्रोसीडिंग चल रही है, तब तो ये नोटिस इनवैलिड मानी जाएगी, ये नोटिस को इनवैलिड माना जाएगा। भारती वो ऑब्जेक्शन उससे रेस एओ के समक्ष करना है, मतलब ऑर्डर पास, एओ अपना ऑर्डर पास करने के पहले ही उसको ऑब्जेक्शन रेस कर देना है, ये प्रोविजन कहता है। वो बाद में अगर रेस करता है, मतलब कि एओ ऑर्डर पास करने के बाद अगर वो रेस करे ऑब्जेक्शन, एओ के ऑर्डर के पास होने के बाद अगर वो रेस करता है ऑब्जेक्शन, तो ये नोटिस को हम मान के चलेंगे एज वैलिड नोटिस। मेरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने क्या था? एक केस लॉ है, उस केस लॉ में प्राइमरीली एक केस लॉ स्टूडेंट्स, उस केस लॉ में 292BB का रेफरेंस दिया गया है। नहीं पता कोई स्टूडेंट्स जो इसका आंसर दे पाए? बस ये जानना चाहता हूं कि कितने लोग ने वो चीज एकदम बारीक से पढ़ा है। 292BB का है, 292BB का रेफरेंस है ट्रावनकोर डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। 147 में ही क्या 143(2) का नोटिस देना मैंडेटरी है? क्या 143(2) का नोटिस देना मैंडेटरी है? आईसीआई के ही केस लॉ के मैं बात कर रहा हूं, जो आईसीआई के केस लॉ का लिस्ट है। ट्रावनकोर डायग्नोस्टिक, पीयूष ने बोला है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो स्टूडेंट वैसे बस ये बात है, अभी आने वाला ये 147 जल्दी से हम लोग आते हैं।
चलिए आइए स्टूडेंट्स, जल्दी से हम लोग पहले ये कर लेते हैं, खत्म करेंगे, बाद में 147 में आते हैं। प्लीज पे अटेंशन। तो ये नोटिस ऑफ स्क्रूटनी तक ठीक है, ऑल ऑफ यू थ्रू विद दिस। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स नोटिस ऑफ स्क्रूटनी को लेके, वापस से बताता हूं। नोटिस को मैंने क्या बताया था, जैसे नोटिस दिया जाए, ये देख रहे हो नोटिस, जैसे नोटिस आपको मिलता है, नोटिस जैसे दिया जाता है, प्रोसीडिंग क्या लिखा है मैंने, स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसीडिंग क्या है, स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स प्रोसीडिंग विल बी स्टार्टेड। और प्रोसीडिंग कैसे कंप्लीट होगा, प्रोसीडिंग कैसे कंप्लीट होगा, बाय पासिंग ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर पास करना है तब जाके प्रोसीडिंग कंप्लीट होगा। अच्छा 143(2) क्लियर है सर, ठीक है, चलिए थैंक यू। अब स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, इस बीच में जो स्थिति है उसको बताओ क्या कहेंगे, पेंडेंसी। ये देख रहे हो पेंडेंसी है, प्रोसीडिंग स्टार्ट है और प्रोसीडिंग कंप्लीट के बीच में ये जो आप लोग बोलोगे ना, क्या बोलेंगे आप लोग आप लोग बोलेंगे कि पेंडेंसी है। अब पेंडेंसी में बताएं स्टूडेंट, देखो मैंने ग्रीन में कुछ लिखा है, उस ग्रीन में आने के पहले स्टूडेंट्स पहले 1 मिनट रुक जाइए, ध्यान से सुना। बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया में मैं आपको लेके जा रहा हूं और बहुत बड़ा एरिया आपका कवर होगा, ध्यान से सुनना इस बात को। ये जो ग्रीन में है ना, जो आपको है, अभी फिलहाल मत देखना स्टूडेंट्स, ग्रीन वाला पॉइंट को अभी मत देखना, अभी आप लोग एकदम लास्ट वाला पॉइंट देखना। कौन सा, प्रोसीडिंग ओवर हो जाएगा। ऑर्डर कैसे प्रोसीडिंग कंप्लीट होता है मैंने अभी भी बताया और आप लोग ने भी लिखा है, ऑर्डर पास जैसे एओ करेगा उसका वो असेसमेंट, जो रेगुलर असेसमेंट है वो प्रोसीडिंग कंप्लीट होगा। रेगुलर असेसमेंट का कौन सा सेक्शन है, 2 सेक्शन है आपके पास स्टूडेंट्स रेगुलर असेसमेंट के, वो है 143 एंड 144। ये 2 सेक्शन है रेगुलर असेसमेंट के, 143 एंड 144, ठीक है। 143 को हम लोग कहते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट, 144 को कहा जाता है क्या, बीजेए, विच इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अच्छा अगर आप देखोगे ना ये दोनों सेक्शन पे, ये दोनों ही सेक्शन को अगर आप देखोगे तो फिर से क्या चीजें मिलेंगी ये 2 सेक्शन में, आपको बताओ स्टूडेंट्स, इसमें 2 सेक्शन में क्या चीज मिलेंगी आपको, मिलेगा ये 2 सेक्शन में, इसका 2 चीज है, स्कोप और एक है टाइम लिमिट। स्कोप, क्या स्कोप है इस ऑर्डर का और इसकी टाइम लिमिट, कब तक ये ऑर्डर पास कर देना है। जहां तक टाइम लिमिट की बात है ना स्टूडेंट्स, 153(1) है, देखिए क्या लिखा है, पहले टाइम लिमिट को खत्म करते हैं। टाइम लिमिट में क्या लिखा हुआ है, 12 महीना, सबसे कॉर्नर में 12 महीना या फिर 24 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट एवाई। एवाई क्या आपका 20-21, तो 20-21 से 12 महीना कर। अच्छा आप बोलोगे 24 मंथ किसके लिए, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में 24 मंथ्स लिया जाता है, ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में 24 मंथ्स लिया जाता है। तो 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट एवाई, तो एवाई 20-21 के एंड, 20-21 का एंड का मतलब क्या होगा, 31 मार्च 2021। 20-21 का एंड का मतलब है 31 मार्च 2021, उससे प्लस 12 महीना कर लें आप तो हो जाएगा 31 मार्च 2022, उससे प्लस 12 महीना कर लें तो 31 मार्च 2022। और अगर 31 मार्च 2021 से अगर मैं प्लस 24 मंथ्स कर लूं, अगर मैं 31 मार्च 2021 से प्लस 24 मंथ्स कर लूं तो ये हो जाएगा 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। तो ये देखिए स्टूडेंट्स आपका बिल्कुल सही, ये देखिए आप 31 मार्च 2022 ये टाइम लिमिट है। तो जो हमारा केस स्टडी है ना रेलेवेंट एवाई 20-21, रेलेवेंट एवाई 20-21, उसका एक लॉजिकल लाल में जो भी मैंने बनाया है, ये देखो रेड में जितने भी आए हैं ये आपको उसके टाइम लिमिट को खींचना है। कल जैसे आप लोगों ने बोला था कि सर हमें टाइम लिमिट पे थोड़ा सा ये दिखा दो, तो ये लाल चीज है, ये टाइम लिमिट को दर्शाता है। टाइम लिमिट देख लिया आपने, इसके साथ साथ स्कोप। अब स्कोप पे फोकस करते हैं। स्कोप किसका, असेसमेंट ऑर्डर, किस सेक्शन में असेसमेंट ऑर्डर पास किया जा रहा है, 143 में और 144 में। इसका स्कोप देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है, लिखा है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द मटेरियल्स गैदर्ड। स्टूडेंट्स बहुत केयरफुली, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द मटेरियल्स गैदर्ड, AO shall pass the assessment, AO shall pass the assessment। अब देखो मैंने स्टूडेंट नीचे कंपैरिजन डाला है ग्रीन में, ग्रीन में नीचे एक कंपैरिजन जा रही है। अब लोग वो कंपैरिजन क्या है, देखिए ग्रीन में क्या कंपैरिजन मैंने डाला है, तो ये है आपका ग्रीन में कंपैरिजन। कंपैरिजन में देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, इंटीमेशन, जो इंटीमेशन है वो किसके बेसिस पर है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ROI। जो इंटीमेशन दिया था 143(1) में, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ROI। वेयर एज जबकि ऑर्डर जो है, किस सेक्शन की बात अभी हो रही है ऑर्डर का, 143 एंड 144। ऑर्डर जो है
दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन मटेरियल्स गैदर्ड बाय whom, बाय द एओ। तो इसी वजह से एक और पॉपुलर क्वेश्चन असेसमेंट का बना है, वो क्या है कि जो इंटीमेशन 143(1) में हम देते हैं, क्या हम उसे ऑर्डर ऑफ असेसमेंट मान सकते हैं और 143 या फिर 144? क्या हम उसे ऑर्डर ऑफ असेसमेंट मान सकते हैं और 143 या फिर 144? टू दैट द आंसर इज नो। क्यों? फर्क आपके सामने ही स्टूडेंट्स, फर्क आपके सामने ही है, क्योंकि इंटीमेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द आरओआई, whereas the order is based on the materials which is gathered by the AO। ठीक है स्टूडेंट्स, therefore intimation is not an order of assessment। did you all got this one? intimation is not an order of assessment। ठीक है, तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान में रखना इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। अब आइएगा स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अभी आपने क्या बोला कि ऑर्डर जो एओ पास करेगा वो सिर्फ रिटर्न के बेसिस में नहीं करेगा, ऑर्डर जो पास होगा दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल व्हिच इज गैदर्ड बाय द एओ। तो जो एओ मटेरियल गैदर करेगा तो वो गैदर करने की एक प्रक्रिया होगी। भाई मटेरियल अगर वो इकट्ठा कर रहा है तो उसको इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया होगी। सो व्हाट इज दैट प्रोसीजर टू कलेक्ट द मटेरियल? वो क्या वो प्रक्रिया है वेयर बाय ही विल कलेक्ट द मटेरियल? तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रक्रिया क्या है, ध्यान से देखना। पावर टू गैदर द एविडेंस ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट। क्या एओ के पास ऑर्डर जो पास करना है उसे ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल वो कैसे गैदर करेगा, उसके लिए उसके पास क्या क्या पावर है अवेलेबल अंडर द एक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, पावर का पूरा लिस्ट आपके सामने लिस्ट दे दिया है। 133, 131, 133A, 133B, ये सीक्वेंस मैंने डाल के रखा है। फिर आगे देखिए पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा है, 144A, 127, 142A, 142A। ये सारे सेक्शन हैं जिनके तहत वो पावर एक्सरसाइज करके असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, मटेरियल को इकट्ठा करेगा और उस मटेरियल के बदौलत वो क्या अपना ऑर्डर पास कर सकता है। एंड आंसर इज यस, क्योंकि जो ऑर्डर पास करने का जो स्कोप है 143 एंड 144 में, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल गैदर्ड। मटेरियल गैदर के बेसिस पे वो अपना ऑर्डर पास करेगा। जबकि 143(1) में इंटीमेशन में बताएं क्या लिखा है, द इंटीमेशन विल बी सेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न। तो रिटर्न के बेसिस में इंटीमेशन, ऑर्डर पास करने के लिए मटेरियल गैदर करने का है, तो फिर उसको पावर चाहिए कि कुछ पावर को एक्सरसाइज करके वो मटेरियल इकट्ठा करेगा। वो कौन से पावर से, ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिएगा, पावर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। 133, 131, 133A, 133B। आप लोगों को स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखना, 133 नोटिस करना, ये आप अभी यहां पे लिखा नहीं है, ये आपको करना है। इस पे स्टूडेंट्स नोटिस करना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू में भी बनेगा, या इसके अंदर पेनाल्टी कुछ ऐसे रहेंगे ना, कुछ पॉइंट छोटे छोटे केस स्टडी बनते हैं। आईसीआई काफी पॉपुलर है, आपको भी पता होगा, ये पूछती है आईसीआई। अच्छा, ये पूरे सेक्शन का फोकस पॉइंट अगर आप देखोगे ना, सारे सेक्शन का फोकस पॉइंट जानते हो क्या होगा इस पूरे सेक्शन का फोकस पॉइंट एक ही है और वो है क्या कि मटेरियल इकट्ठा करना है। आप नोटिस करना 133 में बहुत लोगों का नाम लिखा रहेगा 133 में, लेकिन उसमें एओ का भी नाम लिखा रहेगा। यकीन नहीं आता तो देख लेना बाद में, ठीक है। उसी तरह 133 में क्या है, ये बहुत बड़ा प्रोविजन है जहां पे एओ के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को क्या कर सकता है, नोटिस दे सकता है फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन विच ही कंसिडर्स रेलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट। जो प्रोसीडिंग एक्ट का है उसके कॉन्टेक्स्ट में वो किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन होगा उसको क्या है, वो नोटिस दे सकता है। अच्छा थोड़ा नोटिस करना, 133 में सबसे जो एक सबसेक्शन है उसका सबसेक्शन 6, उसके अंदर लिखा है एनी पर्सन। मैंने क्यों बोला ये चीज, एनी पर्सन को वो नोटिस दे सकता है, इंक्लूडिंग वहां पे लिखा है एन ऑफिसर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, इंक्लूडिंग एन ऑफिसर ऑफ द बैंकिंग कंपनी। स्टूडेंट्स के दिमाग में जानते हो क्या, जब पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में रहता है 133 में कि वो सिर्फ कोई बैंक ऑफिशियल को ही ये नोटिस दे सकता है, वो सिर्फ क्या है, बैंक ऑफिशियल को ही नोटिस दे सकता है, ये स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है। नहीं भाई, बैंक ऑफिशियल मतलब कि बैंक ऑफिशियल को तो दे ही सकता है नोटिस, उसके अलावा जो क्या मैंने कहा है, कोई भी पर्सन होगा। मतलब एक होटल में मैंने किसी को नोटिस दे दिया, उनको बोलेगा कि जिस आपके होटल में जो भी व्यक्ति ने
से 10,000 के ऊपर या 15,000 के ऊपर जिसने बिल की पेमेंट का भुगतान किया है आपके होटल में, उनका सबका हमें लिस्ट दीजिए। ऐसे इंफॉर्मेशन भी वो मंगा सकता है। मतलब कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, 133 अपने आप में बहुत ही वाइड पावर है और यही 133 का ये गेम है। तो एओ, ध्यान रखना एओ का नाम लिखा है, एओ ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन इस पावर को देखते हुए कि ये काफी वाइड है इन नेचर, तो हो सकता है कि भाई एओ क्या करे, इसको बहुत उसके लेवल के, एओ के लेवल पे ये मिसयूज किया जा सकता है, पावर को मिसयूज किया जा सकता है। इस वजह से प्रॉपर चेक रखा गया है। चेक क्या है कि मिस्टर एओ ध्यान रखे, मिस्टर एओ आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको ये पावर एक्सरसाइज करना है तो बहुत जरूरी है कि आपको हायर अथॉरिटी से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। और ये हायर अथॉरिटी का लेवल शुरू होता है स्टूडेंट्स जेसीआईटी से, फिर सीआईटी, फिर सीसीआईटी, फिर पीसीआई, वो चलता जाएगा। जेसीआईटी से लेवल स्टार्ट होता है हायर अथॉरिटी का, फिर सीआईटी इस लेवल पे आगे ऊपर जाएगा। कहने का मतलब है मिस्टर एओ ये पावर मिसयूज ना हो, इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, हायर अथॉरिटी से इसकी परमिशन या अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दिस इज जस्ट टू सेव गार्ड 133 में सेफ गार्ड, क्योंकि काफी वाइड पावर है। अच्छा ध्यान से सुनना स्टूडेंट, एकदम ध्यान से सुनना। लेकिन आपको यह भी पता है कि भाई टाइम लिमिट जो है वो बहुत कम है, जानते हो ना आप लोग, यहाँ पे टाइम लिमिट बहुत ही कम है। बताओ क्या है, 12 महीने का टाइम लिमिट है। आप खुद ही देखो यहाँ पे 12 महीने का टाइम लिमिट है। और अगर वो बस ऐसी अप्रूवल के लिए जाए और वेट करता रहे कि भाई उनसे अप्रूवल जब तक आएगा तब तक बैठे हैं, तब तक ऐसी काफी टाइम खराब हो सकता है। इसी वजह से 133 में यह भी लिखा है कि अगर मिस्टर एओ आपके सामने, अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है, मतलब प्रोसीडिंग आपके सामने, आपकी कोई प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग चल रही है, तो उस हालात में आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है परमिशन लेने की जरूरत? क्योंकि उनको पता है, क्या पता है, टाइम लिमिट खुद ही देख रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स, 12 महीने के अंदर आपको पूरा मामला वाइंड अप कर देना है। 12 महीने के अंदर आपको पूरा मामला वाइंड अप कर देना है। इस वजह से क्या, इस वजह से प्राइमरीली ये 133 में ये लिखा गया है कि अगर एओ के सामने प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उसको हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना नहीं है। अगर उसके सामने अगर प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, तब जाके ही उसको क्या करना पड़ेगा, तब जाके ही उसको हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है। तो प्रोसीडिंग पेंडिंग, तो फिर एओ को कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। प्रोसीडिंग अगर कोई पेंडिंग नहीं है तो फिर उस केस में ही एओ क्या करेगा, अप्रूवल लेगा। अच्छा अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, मैंने नोटिस दिया, जैसे मैंने कहा ना ये बहुत वाइड प्रोविजन है, ये वो किसी भी पर्सन को ये नोटिस दे सकते हैं और उनसे क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं। अगर सामने वाला पर्सन अगर वो इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दे, वो बोलेगा अरे मिस्टर एओ आपको हम जानते नहीं, कहाँ के हो आप कोई मुंबई के एओ और मैं रहता हूँ कोलकाता में, आपने मुझे नोटिस दे दी, बोले कि हम आपके सामने कोई जानकारी नहीं देंगे, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मत दो। बताओ क्या कॉन्सिक्वेंस होगा स्टूडेंट्स, अगर वो सामने वाले पर्सन ने वो नोटिस को कंप्लाई नहीं किया जो 133 में दिया गया, तो बताएं क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, जल्दी से टाइप करके बताओ, जल्दी से टाइप करके बताओ। नहीं अब्दुल, सबके लिए अब्दुल, परमिशन सबके लिए लगेगी। पीयूष जल्दी से स्टूडेंट बताएं। हाँ रीअसेसमेंट पीयूष हो जाएगा। सामने वाले पर्सन ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बोले नहीं देना है। सो द पर्सन जिसको नोटिस दिया है वो पर्सन कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, क्या करेंगे ऐसे केस में, क्या करेंगे? बिल्कुल जसप्रीत ने सही कहा है, देखिए जसप्रीत जी ने एकदम सही कह दिया, पेनाल्टी लगेगी और अमाउंट ऑफ पेनाल्टी भी है 100 रुपीज पर डे, 100 रुपीज पर डे, बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये चीज छोटी छोटी बातें, ये पेनाल्टी का पॉइंट यहां पर आता है, पेनाल्टी कैसे करना है ये चीज मैं आपको बताऊंगा। ये पेनाल्टी बिल्कुल सही ये लगेगा स्टूडेंट्स, ये आपका 133 है। उसके बाद स्टूडेंट 131 है 131 बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स, वन एंड पेनाल्टी 100 रुपीज पर डे 272 है स्टूडेंट्स। अब 131 पे ध्यान देना, 131 थोड़ा सा पावर इसका भी क्या है, ये भी अपने आप में वैसे ही वाइड पावर रखता है। 131 का पावर के मुताबिक ये आप किसी को भी एक समन्स जारी करवा सकते हो, यू कैन इश्यू द कमीशंस, एक तरीके से एक कोई भी नोटिस दे सकते हो जिसके तहत आप किसी पर्सन की एक फिजिकल अटेंडेंस
ले सकते हो। ये 131 को इसके लिए कहा जाता है द पावर टू इश्यू कमीशंस और द पावर टू इश्यू समन्स। और ध्यान से सुनना, जब आपकी हाजिरी वो मांगेंगे कि आप हमारे सामने आइए, प्राइमरीली वो देखना चाहता है, क्योंकि एक होता है ना कि आप पेपर में तो कुछ भी लिख के दे सकते हो, लेकिन आके हमारे सामने मैं अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में अटका दूं तो ये भाई आप अटक सकते हो। बहुत टाइम पे 131 किया आता है। स्पेसिफिकली जानते हो किसको करते हैं? वो हाउस वाइफ को करते हैं। जिसको हस्बैंड क्या करते हैं मालूम है? वो डाइवर्ट करते हैं अपनी इनकम उनको हाउस वाइफ को रख के कि भाई उसका तनख्वाह है उस टाइप की। और बाद में जब हाउस वाइफ आती है वहां पे तो वो बोलती है भाई जो मेरे शौहर ने बताया वही मैं बता रही हूँ, मुझे ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, मुझे कुछ आता नहीं है प्राइमरी। तो वो वहीं पर बोल देते, बोलते बस हमें यही जानना था। ये वो भी बोल देता है बस मुझे यही सुनना था मोहतरमा कि जो आपके शौहर ने आपको बताया था बस आप वही बोल रही हैं, मुझे बस यही सुनना था। और बोलेंगे ठीक है भाई, लेकिन स्टेटमेंट हमने दिया है, स्टेटमेंट थोड़ी ना हम मुकर भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना 131 के कार्रवाई में अगर आपने स्टेटमेंट दिया है, दैट स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टेटमेंट गिवन अंडर द ओथ। दैट स्टेटमेंट इज गिवन is said to be a statement which is given under the oath। और ओथ पर है मतलब कि क्या है, वो स्टेटमेंट को एज एन एविडेंस मान लिया जाएगा, एज एन एविडेंस मान लिया जाएगा। दैट इज व्हाट 131 इज ऑल अबाउट। इसमें स्टूडेंट और एक बहुत स्पेशल पॉइंट है 131 में, ध्यान से सुनना। और वो स्पेशल पॉइंट है कि आपको आपकी हाजिरी भी ली जा सकती है और साथ में आपको बोला जा सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड मटेरियल्स भी आपने साथ लेकर आए। तो आपको फिर आना पड़ेगा हाजिरी देने के लिए, साथ ही साथ आपको अपनी बुक्स एंड मटेरियल्स भी कैरी करनी पड़ेगी टू बी सबमिटेड और फर्निश बिफोर दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी में एओ का नाम भी शामिल है। उसमें एओ का नाम भी लिखा हुआ है 131 में, देख लेना आप लोग। आप बुक्स दे रहे हो, क्वेश्चन ये है कि क्या वो बुक्स को इंपाउंड कर सकता है? उसको इंपाउंड मतलब कि सीज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 131 में ये पावर दिया गया है। और 15 दिन तक ये क्या है, बुक्स को वो इंपाउंड करेगा। और बियॉन्ड 15 डेज भी अगर वो चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन बियॉन्ड 15 डेज के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हायर अप्रूवल से परमिशन लेनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, हायर अथॉरिटी से उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अच्छा, 131 का स्टूडेंट ध्यान से सुनना इसको, जिस पर्सन को ये नोटिसेस या जिस पर्सन को ये कमीशंस दिए गए हैं, अगर वो पर्सन इसको डिफॉल्ट करता है, वो बोलता है कि मुझे नहीं कंप्लाई करना है 131 के नोटिस को, तो अगर सामने वाले पर्सन ने इसकी डिफॉल्ट अगर कर दी है तो उस पे क्या होगा, पेनाल्टी क्या लगाया जा सकता है? एंड द आंसर इज यस। और पेनाल्टी स्टूडेंट जो 131 की होगी वो कितनी होगी? 10,000 की। 131 की पेनाल्टी 10,000, 133 की जो पेनाल्टी है वो 100 रुपीज पर डे की पेनाल्टी है, और वहां पे आपका जो है 10,000 की पेनाल्टी है। अब स्टूडेंट्स 133A और 133B ये काफी पॉपुलर सेक्शन है। 133A सर्वे है और 133B ये भी सर्वे है। लेकिन बिटवीन 133A एंड 133B दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा? दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जो 133A का जो सर्वे वाला जो प्रोविजन है, ये काफी वाइड प्रोविजन है सर्वे का। इट इज अ वेरी वाइड प्रोविजन फॉर सर्वे, वेयर एज 133B वाला जो प्रोविजन है इट इज अ लिमिटेड सर्वे। तो 133A वाला जो सर्वे वाला है वो काफी वाइड प्रोविजन है, 133B वाला जो है वो लिमिटेड सर्वे वाला है। ये सर्वे का पॉइंट है, इसमें बस आपको बता दो डिफरेंस, ध्यान रखना। 133A में पहले तो जिस प्लेस में आप वो सर्वे कर सकते हो, ध्यान से सुनना ये पॉइंट और आप देख लेना कंपैरिजन में। यहां पे पहले तो जो जगह पे आप जाओगे सर्वे करने के लिए, 133A में स्कोप ज्यादा है। 133 में सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस में ही आप जा सकते हो। 133A में तो आप जा सकते हो इवन ऑन चैरिटेबल, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके लोकेशन में भी आप सर्वे करने जा सकते हो। लेकिन 133B जो है ना वो काफी लिमिटेड सर्वे है, वो सिर्फ और सिर्फ आप प्लेस ऑफ बिजनेस में ही जा सकते हो। 133A में जो टाइम है कब आप सर्वे के लिए जा सकते हो, उसके लिए भी आपके पास है। बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस है तो विद इन बिजनेस आवर प्लेस ऑफ बिजनेस है तो विद इन द बिजनेस आवर्स। अगर एनी अदर प्लेस है लाइक चैरिटेबल ट्रस्ट है तो आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, ये आपकी टाइमिंग है। जबकि 133B जैसे मैंने कहा कि एक लिमिटेड सर्वे है, क्योंकि एक लिमिटेड सर्वे है इस वजह से 133B के अंदर स्टूडेंट्स 133B के अंदर क्या होगा, सिर्फ बिजनेस आवर्स में ही क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। ओनली यू कैन गो ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। लिमिटेशन है ना, देखो लिमिटेशन है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ 133B में प्लेस ऑफ बिजनेस में जा सकते हो, तो इस वजह से आप ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ही क्या करोगे, एंट्री मारोगे फॉर द पर्पज ऑफ सर्वे। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, शायद बताने की जरूरत नहीं है। 133B पे क्वेश्चन आईसीएआई पूछती है कि एक होटल है,
उनके यहाँ पे जाना है सर्वे करने के लिए और वो रात को 8 बजे जा रहे हैं, तो क्या 8 बजे पहुंचना होटल पे क्या वो माना जाएगा एज अ जस्टिफाइबल सर्वे के लिए जस्टिफाइबल माना जा सकता है? ना, आंसर इज यस, बिल्कुल माना जाएगा। और उसकी वजह क्या है वो आपको पता है। क्या है वो वजह स्टूडेंट्स? क्योंकि वो बोलेंगे कि 8 बजे इज विद इन द बिजनेस आवर्स, इस वजह से सर्वे का वो वाला पॉइंट जो है वो वाला पॉइंट सही है। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, 133A वाला जो वाइडर सर्वे है उसमें आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी 133A वाला जो सर्वे है उसमें आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी क्या कर सकते हो? सीज कर सकते हो, इंपाउंड कर सकते हो। सीज एंड इंपाउंड कैन बी डन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन 133A, जबकि 133B में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड नहीं किया जा सकता। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो इंपाउंड करने वाली जो बात है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो इंपाउंड करने वाली बात है 133A में, सेम वही है जो 131 में था कि 15 दिन के लिए आप बुक्स को क्या कर सकते हो? 133 के सर्वे में आप उसको इंपाउंड कर सकते हो, सीज कर सकते हो, जबकि 133B में ये पावर नहीं है। लिमिटेड सर्वे है ना, इसी वजह से तो मैंने कहा, क्या कहा? लिमिटेड सर्वे। तो लिमिटेशन किस बात की है? 133B में लिमिटेशन किस बात की है? तो पहली लिमिटेशन है कि जो प्लेस ऑफ सर्वे है वो लिमिटेड है, दूसरा है द टाइमिंग ऑफ सर्वे, और तीसरा है कि सर्वे जब मैं कर रहा हूं तो मेरे पास क्या पावर्स है, क्या मैं बुक्स को मैं सीज कर सकता हूं, इंपाउंड कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। ये है आपकी तीसरी लिमिटेशन 133B की। ठीक है, आप बोलोगे सर जब ऐसी बात है तो फिर आप 133B में सर्वे क्यों करोगे? आपको जाना चाहिए 133A में, जाइए 133A में सर्वे कीजिए। 133B में क्यों बेकार में आदमी जाएगा सर्वे करने के लिए जब इतनी पाबंदियां लगी हुई है? वो एओ जो है वो तब भी प्रेफर कर सकता है कि वो 133B में जाए सर्वे करने के लिए एज कंपेयर टू 133A। वो किस केस में जाएगा जानते हो? क्योंकि 133 में एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। बताओ रिस्ट्रिक्शन क्या है? वो रिस्ट्रिक्शन है कि एओ को अगर 133A में सर्वे करना है तो हायर अथॉरिटी से उसको परमिशन लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही पहुंच गए किसी के भी अल्टीमेटली होटल में जाके बोला कि आ रहे सर्वे करने के लिए, अभी 8 बजे का टाइम है, पहले डिनर करेंगे उसके बाद सर्वे। तो ये ऐसे ही बेकार का ये तामझाम ना हो जाए। इस वजह से अगर 133A में अगर आपको सर्वे करवाना है तो आपको हायर अथॉरिटी से क्या करना है? परमिशन लेके जाना पड़ेगा। और जबकि लिमिटेड सर्वे जो आप 133B में करोगे, लिमिटेड सर्वे, तो वो आप बिना परमिशन के भी क्या है जा सकते हो। काफी लिमिटेड सर्वे, इस वजह से ये दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोग ध्यान रखना बिटवीन 133 एंड 133B। आइए अब आते हैं 5, 6 ये वाला पॉइंट, 144A, 127, 142A एंड 142A। ये 4 पॉइंट को हम लोग अभी फोकस करेंगे। स्टूडेंट्स आप बताओ कि जब नोटिस ऑफ स्क्रूटनी में देता हूं, एओ जब नोटिस ऑफ स्क्रूटनी देता है एसएससी को, तो उस पे वो उसका बुक्स मंगाता है, मटेरियल्स मंगाता है, यही होता है ना। जनरली यही देखते हैं कि उसकी बुक्स मंगाई जाती है, मटेरियल्स मंगाया जाता है। और जब भी वो बुक्स मंगाता है, एक एग्जांपल देता हूं, बुक्स किसकी मंगाई जा रही है? स्टॉक ब्रोकर की मंगाई जा रही है। और जैसे उसने स्टॉक ब्रोकर की बुक्स मंगाई, उसको उस स्टॉक ब्रोकर का बुक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। सो द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही इज फाइंडिंग एज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, काफी डिफिकल्ट लग रहा है उसको समझने में। और इसी वजह से जानते हो क्या करने की वो कोशिश करेगा? ही विल देन स्टार्ट टू गिव द डायरेक्शन। वो बोलेगा कि भाई मुझे बुक समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके पास क्या उपाय है? एओ जिसने स्क्रूटनी के जरिए बुक्स मंगाई है फॉर द पर्पस ऑफ स्क्रूटनी, अब एओ के पास बताओ क्या उपाय है? पहला उपाय कि वो 144A में JCIT को रेफरेंस दिलवा दे। JCIT का लेवल ऊपर रहता है, ठीक है ना। अब JCIT एक हायर अथॉरिटी है, काफी नॉलेजेबल बंदा है, उसको वो अप्रोच कर सकता है और बोल सकता है कि मुझे अपने असेसमेंट के लिए कुछ डायरेक्शन चाहिए आपके ऑफिस से, आप प्लीज मुझे मेरी मदद करें। या तो एओ खुद से अप्रोच करे JCIT को, या फिर JCIT सुओ मोटो भी डायरेक्शन एओ को दे सकता है। शायद JCIT को पता होगा कि ये सब निकम्मे लोग हैं, इनको कुछ आइडिया होगा नहीं, पिछला कुछ एक हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री में पता रहेगा कि भाई ये लोग नहीं कर पाते, बेकार का असेसमेंट इतना बेकार करते हैं कि आगे अपील में चला जाता है केस। तो इस वजह से खुद से भी JCIT क्या कर सकता है? डायरेक्शन दे सकता है। या फिर एसएससी उसको अप्लाई करेगा, JCIT को बोलेगा कि भाई पिछला असेसमेंट का बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है, इस एओ को कुछ नहीं आता है, प्राइमरी पता नहीं इसको कौन एओ बना दिया है, और इस वजह से प्लीज ये साल तो कम से कम हमें बख्श दो और आप
इसको पहले से ही सद्बुद्धि दे दो कि किस तरीके से ये डायरेक्शन, ये असेसमेंट आगे करना है। तो देखो 144A में 3 बातें हैं स्टूडेंट्स। एक तो खुद से वो जा सकता है एओ बिफोर द जेसीआईटी और उससे डायरेक्शन ले सकता है। दूसरा, जेसीआईटी सुओ मोटो उसको डायरेक्शन दे सकता है। और तीसरा क्या है, एसएससी अपनी तरफ से उसको अप्लाई करेगा सो एज टू गेट द रेफरेंस। तो ऐसे केस में जेसीआईटी दे दे उसको तो उसको मिल जाएगा जो चीज की उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो क्लैरिफिकेशन उसको मिल जाएगी और उस क्लैरिफिकेशन की बदौलत वो अपना असेसमेंट आगे कंक्लूड कर सकता है। लेकिन ये भी तो मुमकिन है स्टूडेंट्स कि जेसीआईटी है ही नहीं। मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है कि कोई जेसीआईटी ऐसा है ही नहीं। और अगर कोई जेसीआईटी ऐसा है ही नहीं, अब तो बेचारा एओ अटक जाएगा। फिर वो क्या करेगा, बुक्स तो मंगा लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, असेसमेंट ऑर्डर कैसे पास करूं? तो फिर उस केस में अब उसको क्या चाहिए होगा, वो जाएगा सीआईटी के पास और सीआईटी को बोलेगा मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा है, काइंडली आप क्या करें, स्पेशल ऑडिट का मुझे डायरेक्शन दिलवा दे। अब स्पेशल ऑडिट एक एक्सटर्नल एजेंसी जो कि सीए है, उस एक एक्सपर्ट है उस फील्ड का, उससे आप ऑडिट ऑब्टेन कर रहे हो, दे देंगे सीआईटी स्पेशल ऑडिट की परमिशन। लेकिन एक बहुत बड़ी कमियां है 142(2)A का सब पॉइंट आप देखोगे तो सीआईटी डायरेक्शन दे सकता है स्पेशल ऑडिट के लिए अगर एओ के ओपिनियन में, फिर से वहां पर एओ का ओपिनियन आ गया, एओ के ओपिनियन में बुक्स जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है एंड इट इज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। और भी कुछ पॉइंट्स है 142(2)A में, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर एरिया है। बुक्स काफी कॉम्प्लेक्स है एंड इट इज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। बाकी भी है वॉल्यूम और ये सब चीज को लेके नेचर ऑफ बिजनेस, ये सब भी पॉइंट है। तो उसके आधार पे क्या है, सीआईटी डायरेक्शन दे सकता है फॉर स्पेशल ऑडिट। लेकिन सीआईटी बिफोर ग्रांटिंग द डायरेक्शन ऑफ स्पेशल ऑडिट, उसको एसएससी को एक बार क्या करना होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा। एसएससी को एक बार आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा बिफोर गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द स्पेशल ऑडिट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोसीजरल पॉइंट है, नजरअंदाज नहीं करोगे, इसी पे क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए फिर वो अकॉर्डिंगली क्या कर देगा, वो स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दे देगा और फिर जो सीए है, स्पेशल ऑडिटर है, उसको विद इन 180 डेज में क्या करना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी। विद इन 180 डेज में उसको अपनी रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी और फिर अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट को इस्तेमाल करने के पहले, उस रिपोर्ट को इस्तेमाल करने के पहले कौन रिपोर्ट को इस्तेमाल करेगा, कौन रिपोर्ट को इस्तेमाल करेगा, एओ, उसी को तो चाहिए था। तो वो रिपोर्ट को इस्तेमाल करने के पहले एओ को फिर से क्या एक बार अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी, टू द एसएससी। अगर उसने वो अपॉर्चुनिटी दिया है तब जाके ही ये क्या माना जाएगा, जायज माना जाएगा स्टूडेंट्स। इट विल देन बी कंसिडर्ड टू बी वैलिड वन। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? ठीक है, तब जाके ही ये जायज मानी जाएगी प्राइमरी इसकी स्पेशल ऑडिट ये जो है जायज मानी जाएगी। अच्छा, हो सकता है कि स्पेशल ऑडिट जब चल रहा हो तो एसएससी की तरफ से काफी हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़े। एसएससी कोई भी कॉपरेट नहीं कर रहा स्पेशल ऑडिटर को, तो अगर कोई कॉपरेशन नहीं मिल रहा है स्पेशल ऑडिटर को एसएससी की तरफ से, तो एसएससी ध्यान रखना, दो कॉन्सिक्वेंस के लिए रेडी रहना। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए, वो दो कॉन्सिक्वेंस क्या है जानते हो, एक है पेनाल्टी 10,000 की फ्लैट और दूसरा है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। पेनाल्टी 10,000 रुपीज फ्लैट और दूसरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अगर एसएससी की तरफ से कॉपरेशन नहीं मिलता है तो। लेकिन स्पेशल ऑडिट की स्टूडेंट सबसे बड़ी खामियाजा जानते हो क्या है, सबसे बड़ी स्पेशल ऑडिट की सबसे बड़ी खामियाजा ये है स्टूडेंट, स्पेशल ऑडिट की मैं बात कर रहा हूं, वो ये है कि जो फीस है ना स्पेशल ऑडिटर को जो देना पड़ता है, वो किसको देना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही कह रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने जेब से ही जाएगा फीस। ये फीस स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने जेब से देना पड़ेगा स्पेशल ऑडिटर को फीस, और यही सबसे उसका बड़ा डीमेरिट है। दिस इज द बिगेस्ट डीमेरिट स्टूडेंट्स, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने जेब से जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट्स, कि अपने जेब से अल्टीमेटली जाने वाला है, और इसी वजह से जानते हो कोई पसंद नहीं करता, गवर्नमेंट इसको लास्ट रिसोर्ट रखता है, ये लास्ट रिसोर्ट रखेगा कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तब जाके स्पेशल ऑडिट दो, क्योंकि भाई अपने जेब से जा रहा है पैसा। इसी वजह से स्टूडेंट्स ये 127 बहुत क्रिटिकल सेक्शन है। आप बोलोगे सर ये इसमें क्या खास बात है, क्या खास बात है 127 में, क्या खास बात है? तो स्टूडेंट्स जो खास बात है 127 में वो ये है, ध्यान से सुनना इसको भी। 127 बोलता है कि जो सीआईटी है, सीआईटी क्यों, देखो स्पेशल ऑडिट का डायरेक्शन भी सीआईटी देगा,
तो उसी तरीके से 127 में जो सीआईटी है, अगर वो चाहे वो एक एओ से केस क्या कर सकता है, दूसरे एओ को ट्रांसफर करवा सकता है। एक एओ से वो अपना केस को ट्रांसफर कर सकता है टू अनदर एओ। दैट सीआईटी कैन डू इट, दैट सीआईटी कैन डू इट, इट कैन ट्रांसफर द केस फ्रॉम वन एओ टू अनदर एओ। ये है पर्टिकुलर 127 का पर्टिकुलर प्रोविजन स्टूडेंट्स। एक एओ से केस वो ट्रांसफर कर सकता है टू अनदर एओ। अब इसमें एक सबसे खास बात है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर विद इन द सेम सिटी अगर वो दूसरा एओ है, ध्यान से सुनना, अगर विद इन द सेम सिटी अगर वो दूसरा एओ है तो कोई भी अप्रूवल, कोई भी प्रायर परमिशन एसएससी को देनी नहीं पड़ेगी, कोई भी अपॉर्चुनिटी एसएससी को देनी नहीं पड़ेगी, एसएससी को कोई अपॉर्चुनिटी देनी नहीं पड़ेगी अगर वो जो दूसरा एओ भी जिसको आपने ट्रांसफर किया वो सेम शहर में। लेकिन अगर वो जो दूसरा जो एओ है अगर वो दूसरे शहर का है, दूसरे सिटी का है, तो क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी? एंड द आंसर इज यस। एक क्वेश्चन पूछता हूं यहां पे आपको, देखो एग्जामिनेशन में आ सकता है। गुड़गांव का एसएससी था, एओ भी गुड़गांव में था, वहां से केस ट्रांसफर होता है टू ग्रेटर कैलाश, ये दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में आता है। जबकि अगर पैदल भी जाओ, अगर आज देखोगे तो वो साउथ दिल्ली का है और एक गुड़गांव में। तो गुड़गांव का एओ था और वो ट्रांसफर केस आपने कर दिया, किसको ट्रांसफर किया एओ ने, किसको ट्रांसफर केस हो जाता है टू द एओ इन साउथ दिल्ली, ग्रेटर कैलाश में। क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है फिर से कि क्या ऐसे केस में अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी, एसएससी को अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत पड़ेगी? एंड द आंसर इज यस, बिल्कुल अप्रूवल देने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट्स। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन उसका रीजन है कि शहर चेंज हो गया, सिटी चेंज हो गया, गुड़गांव आ गया आपके हरियाणा में और दिल्ली आपका तो यूनियन टेरिटरी में आ गया, isn't it? तो अप्रूवल एकदम मैंडेटरी हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, isn't it? दूसरा पॉइंट जो है वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर दिल्ली टू दिल्ली, मतलब कि एक साउथ दिल्ली से ईस्ट दिल्ली मैंने केस को ट्रांसफर किया, जबकि बहुत ज्यादा सफर है, 2-3 घंटे लग जाएंगे ट्रैफिक में, तो क्या उसमें अप्रूवल देने की जरूरत पड़ेगी? कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विद इन दिल्ली ओनली ये क्या है, ये केस ट्रांसफर हुआ है। तो अगर सेम सिटी है तो कोई अप्रूवल देने की जरूरत नहीं है। अगर शहर चेंज हो जाता है, सिटी अगर चेंज हो जाता है, तब जाके ही ये अप्रूवल चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना? अब और एक लास्ट पॉइंट बस सुन लो इसका, 127 का और एक लास्ट पॉइंट जो एग्जामिनेशन में आ सकता है। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि जिस एओ को आपने क्या किया है, आपने केस को ट्रांसफर किया है, कौन ट्रांसफर करेगा? 127 में कौन करता है ट्रांसफर केस? सीआईटी करता है। क्यों करता है केस? क्योंकि वो जानता है, क्योंकि बेकार में स्पेशल ऑडिट दोगे तो जेब से खर्चा होगा, तो क्यों ना मैं ये देखूं कि कोई होनहार एओ है जिसको इस टाइप के केस की जानकारी है, सूझबूझ है, तो वो उसको ही ट्रांसफर कर दो केस, ताकि वो कंप्लीट कर देगा असेसमेंट, हमारा खर्चा बच जाएगा। ठीक है? तो जिस एओ को आपने ट्रांसफर किया है, अगर वो सेम सीआईटी को रिपोर्ट करता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस एओ को आपने केस ट्रांसफर किया है, अगर वो सेम सीआईटी को अगर रिपोर्ट करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है जब वो उस पर्टिकुलर एओ को ट्रांसफर करता है जो दूसरे किसी सीआईटी को रिपोर्ट करता है, दिक्कत तब आती है। अब देखो वो एओ जो है ना, वो जो एओ जिसको आप मतलब कि सीआईटी ने जो ट्रांसफर किया केस, वो बेचारा एओ कुछ बोल नहीं पाएगा। वो भले ही वो दूसरे जिस एओ को ट्रांसफर किया, वो एओ भले ही दूसरे सीआईटी को रिपोर्ट करता हो, लेकिन इस सीआईटी को बोल नहीं पाएगा जिसने उसको केस ट्रांसफर किया। क्यों? क्योंकि वो पता है कि भाई मैं हूं एओ और जिसने ट्रांसफर किया है वो सीआईटी है। आपने अपने ऑफिस में ही देखा होगा कि आपका जो सीए है उसका कोई फ्रेंड वो भी सीए, वो फोन करता है आपके ऑफिस में और आपको फोन करके बोलता है एक काम करो, इसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के मुझे शाम तक दे दो। आपको अंदर तो खून खौल जाता होगा। एक तो आप मेरे बॉस हो नहीं अंदर ही अंदर, लेकिन खून खौल रहा है ना, कुछ बोल तो नहीं पाते होगे। ये तो आपने 3 साल के आर्टिकलशिप में महसूस भी किया होगा, ऐसे दिन भी आपने देखे होंगे, कुछ नहीं बोल पाए, जबकि आपकी रिपोर्टिंग उनको है नहीं, वो आपका बॉस ही नहीं है, लेकिन जानते हो कि वो सीए है प्राइमरी और आप आर्टिकल हो, भले ही आपका वो बॉस नहीं है। ऐसा ही एओ पे भी बीतती है
कि भाई सीआईटी ने डाल दिया उसको और वो क्या करे, कुछ बोल नहीं पाता है। तो उस हालात में ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये एग्जामिनेशन में क्रिटिकल है। स्टेप क्या है कि ये सीआईटी जिसने उस एओ को केस ट्रांसफर किया है, इस सीआईटी को उसके सीआईटी से, जिस सीआईटी को वो रिपोर्ट करता है, उससे एक पॉजिटिव कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। उसको उस दूसरे सीआईटी से पॉजिटिव कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। अप्रूवल कहने का मतलब है अप्रूवल और पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि वो सीआईटी ने कोई ऑब्जेक्शन जाहिर नहीं किया इस वजह से ये वैलिड है, नहीं, ऑब्जेक्शन जाहिर नहीं किया इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। आपको दूसरे सीआईटी से पॉजिटिव कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। क्या पॉजिटिव कंफर्मेशन होगा? कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आपने केस हमारे एओ को ट्रांसफर किया है। ये टाइप का पॉजिटिव कंफर्मेशन जरूरी है। दिस एग्जैक्टली व्हाट हैज टू बी डन। तो ये ध्यान रखना 127 का पॉइंट है, जहां पे ये केस दूसरे पर्टिकुलर सीआईटी को, दूसरे पर्टिकुलर एओ को ट्रांसफर करता है। अगर सेम सीआईटी को रिपोर्ट करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर आएगी? जब ये एओ, दूसरा एओ दूसरे सीआईटी को रिपोर्ट करता है, तब उस केस में इस सीआईटी को दूसरे सीआईटी से पॉजिटिव अप्रूवल लेने पड़ेंगे। 142(2) स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया, स्पेशल ऑडिट, इसकी डिस्कशन हमारी हो गई। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, ये आपका होगा लास्ट रिकोर्स स्पेशल ऑडिट का। क्यों? पैसे जेब से जाते हैं, किसके? गवर्नमेंट के। और आखिरी में जो देख रहे हो पॉइंट नंबर, ये वाला आखिरी पॉइंट नंबर 7 क्या है? 142A। ये क्या है? रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। ये वैल्यूएशन ऑफिसर को आप रेफरेंस दे के क्या कर सकते हो? उनकी वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगा सकते हो। वैल्यूएशन ऑफिसर की क्या है? रिपोर्ट मंगा सकते हो। और उस रिपोर्ट के जरिए क्या होगा स्टूडेंट्स? उस रिपोर्ट के जरिए आप प्राइमरीली ये करेंगे कि उस रिपोर्ट के जरिए आप फाइनली अपने जो भी होगा, एक केस लॉ है, क्या वैल्यूएशन ऑफिसर का जो रिपोर्ट है उसको एओ नजरअंदाज कर सकता है व्हाइल पासिंग ऑफ द ऑर्डर? बताओ इसका आंसर। ये केस लॉ है, ध्यान रखना, आने वाला है। मैं पीयूष आपका आंसर दे दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे इसका रिप्लाई सब लोग करें। क्या इसके ऑफिसर के रेफरेंस को नजरअंदाज किया जा सकता है? जल्दी आप लोग बताओ। नजरअंदाज कर सकते हैं कि आप इग्नोर करोगे, हटाओ, पसंद नहीं आया रिपोर्ट? बताओ दीजिए। किया जा सकता है? नहीं कर सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग नहीं करोगे नजरअंदाज। लिखा है, वो बहुत बड़ा केस लॉ का नाम है, वो मुझे भी बहुत डिफिकल्ट होता है, रामजी दामजी भाई थेसिया, ऐसी कुछ नाम है, उसका इतना बड़ा नाम है। वहां पे लिखा गया है कि आप ऐसे के केस में इसको नजरअंदाज नहीं करोगे। ठीक है, तो यहां तक स्टूडेंट्स आपका देखो कितना चीज कंप्लीट मैंने करवा दिया है। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट? इसके बाद वाला जो सेक्शन होगा 147 है, ये खतरनाक सेक्शन है, और इसी से स्टूडेंट्स पेनाल्टी की लिंक आने वाली है, जो 270A 271 ये सब जो पेनाल्टी आप बोल रहे थे ना, ये सब सेक्शन से अगला सेक्शन जो होगा ये बहुत बड़ा सेक्शन है। 147 ये वाला है। ये अभी आप लोग ध्यान रखोगे स्टूडेंट्स, करेंगे क्या, आप लोगों को साथ साथ में कंप्लीट करते रहना है यहां तक। अब आपको उसको रोकना है, रिटर्न ऑफ इनकम से लेके पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। अच्छा, पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी में चालू होता मालूम है 116 से चालू होता है एक्चुअली। 119 में मालूम सीबीडीटी की पावर क्या है, वो वाली पावर 120 124 127 131 132 मत करना, वो सर्च एंड सीजर है, वो वाला सर्च में चला जाएगा। 132 नहीं, 132A भी नहीं, लेकिन जो सेक्शंस मैंने लिखे ना यहाँ पे वो पावर वाले सेक्शंस। लेकिन 116 119 120 124 127 129 131 133 ये सेक्शंस को आप नोट करते रहे। ये सेक्शंस आपको करना है। कौन सा सेक्शंस करेंगे आप? 116 119 120 124 127 129 129, फिर 131 133 133A 133B और यही 144A 127, ये सब ये वाले आप कंप्लीट करोगे। 143 144 में जाके वहां तक ये रेगुलर असेसमेंट यहां तक कंप्लीट आपको कर देना है। अच्छे से एक बार रीड करके कंप्लीट इसको फुल स्टॉप करना है, क्योंकि इसके बाद अब चालू होगा स्टूडेंट्स आपका 147, ये वाला पर्टिकुलर एरिया स्टार्ट होगा, और वो होगा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ये बहुत भयंकर है, इसके अंदर बहुत सारे केस लॉज हैं, और ये केस लॉज आपके एग्जामिनेशन में आने वाले ही हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। बट यहां तक पहुंचते पहुंचते प्राइमरी आप यहां तक कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो दो बात होगी, या तो मैं 147 आफ्टर ब्रेक, मतलब कि इसको बंद करना पड़ेगा और मैं चालू कर दूं,
या फिर इसका सेशन, या तो आप लोग मुझे बोलो कि भाई सर नहीं, मुझे अभी हम लोग इसको रिवाइज करके फिर 147 कल चालू करना है, ये दो ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूँ। तो फिर कल फिर ज़्यादा एक्सटेंशन वाला लेना पड़ेगा, 147 के बाद 153A, और फिर बाद में फाइनली हम लोग चलेंगे पेनाल्टी पे, असेसमेंट के बाद पेनाल्टी। बताओ स्टूडेंट्स क्या करना है, आप लोग मुझे बता दो, कि 147 में पॉइंट्स ज़्यादा है। आप लोग को ये कंप्लीट करके कल 147 करवाऊं, या फिर 147 आपको आज करना है? जल्दी बताओ। आप लोग फिर वही कर लो स्टूडेंट्स, ठीक रहेगा, क्योंकि 147 भी हाँ थोड़ा सा फ्रेश माइंड पे करेंगे 147, नहीं तो भारी ना हो जाए, और पूरा ऐसे इतने को बारीक पॉइंट आप खुद ही देख लो ना, ये पता चले बाउंसर ना चला जाए। कल का भी टाइम स्टूडेंट्स 10:30, आज थोड़ा लेट हो गया था, 10:30 में हम लोग नहीं आए, लेकिन कल स्टूडेंट्स आप लोग फिर शार्प 10:30 को आप लोग आ जाइएगा। आप मुझे बस 1 मिनट दोगे, मैं एक बार कंफर्म कर दूँ 10:30 फोन करके, बस 1 मिनट, 30 मिनट दे दो, 30 सेकंड दे दो, 30 सेकंड, मैं 1 मिनट बस देना मैक्सिमम, मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ। कोरोना व्हायरस किंवा कोविड-19 ची आज पूर्ण देश लढत आहे, पण लक्षात ठेवा आपल्याला ऋषिकेश जी कल 10:30 का टाइमिंग मिल जाएगा ना मुझे? 10:30 मॉर्निंग, ये कब तक ले सकते हैं? कल का शेड्यूल क्या है? 4 बजे, तो कल मैं एक्सटेंशन ले लेता हूँ उनको। ठीक है, ठीक है, मैं वो अभी अनाउंस, अभी बंदी 10:30 से 2, अगर 2 भी करना रहेगा तो भी कर सकते हैं ना, 10:30 से 2 ऐसा, 1:30 कर सकते हैं ना, 1:30 2 बजे तक मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैं अभी इनको अभी बोल देता हूँ। ठीक है, अभी अभी ऑनलाइन ही हूँ, मैं बोल देता हूँ। स्टूडेंट्स फिर बस ये मैंने पता लगा लिया, कल 10:30 को स्टूडेंट्स, कल करते हैं 10:30, भारती कल कर लेंगे, चलिए कल 10:30 कर लेते हैं। अभी कोई ऐसे कुछ क्वेरीज होगा आज के सेशन के लिए बता दो, कल 10:30 को पहला लेंगे, आप लोग शार्प आ जाइएगा, बाई चांस 5-10 मिनट का ही ऊपर नीचे होगा तो, क्योंकि 10:30 को 147 हम लोग चालू कर देंगे, फ्रेश रह के 147, 153 सर्च इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सर्च जो असेसमेंट होगा वो, फिर उसके बाद पेनाल्टी 270A वो वाले पर्टिकुलर एरिया से पेनाल्टी भी हम लोग उसी लिंक से मैं चालू कर दूंगा आपके लिए। पीडीएफ जो है, ये वाला पीडीएफ है, वो भी मैं आपको दिलवा देता हूं, ताकि वो पीडीएफ आप साथ में रखना, ये पीडीएफ भी दे देता हूं, ताकि ये पीडीएफ आप लोगों को ऋषिकेश जी की तरफ से दे देंगे यहाँ पे, या फिर मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा अगर चाहिए तो। आज की क्लास और है, कुछ क्वेरीज अगर होगा तो डाल दीजिएगा, मैं ये लिख लेता हूं, या तो आप मुझे कल, देखिए कल भी लेक्चर होगा, परसों नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन है, मंडे को ट्रांसफर प्राइसिंग है, ट्यूसडे एंड देयर आफ्टर असेसमेंट ऑफ कंपनीज होगा वेनेसडे को, फिर उसके बाद आपका होगा पीजीबीपी के एडवांस सेक्शन थर्सडे, ऐसा जाएगा। अभी धीरज कंप्लीट हो गया, ये अगर चाहिए जिसने भी बहुत लेट ज्वाइन किया है, यही लिंक आप वापस से देख लें, कंप्लीट होके यही लिंक आप लोग, ये रहेगा। मैं टेलीग्राम चैनल में भी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी डाल देता हूँ, बाई चांस अगर कोई स्टूडेंट्स होगा, वैसे तो मिल जाएगा, मैं सबको दे ही दूंगा, लेकिन बाई चांस अगर है तो मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे,
टेलीग्राम चैनल CA दुर्गेश सिंह, बस CA दुर्गेश सिंह में मैं डाल दूंगा, और भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे ऋषिकेश जी को, तो वो भी दे देंगे। कोई क्वेरीज होगा स्टूडेंट्स मुझे पूछ लेना। कल के लिए क्या पढ़ाएंगे? 147 पढ़ाऊंगा। 147 इनकम स्केपिंग असेसमेंट। आप अपने सारे फ्रेंड्स को भी बोल देना 10:30 को शार्प इनकम स्केपिंग असेसमेंट। फिर उसके बाद क्या? इनकम स्केपिंग असेसमेंट। उसके बाद हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स दी 153A असेसमेंट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सर्च। तो अभी हमने रेगुलर असेसमेंट तक कंप्लीट किया है। कल हम क्या करेंगे? स्पेशल असेसमेंट की तरफ बढ़ेंगे। स्पेशल असेसमेंट से कनेक्ट करेंगे पेनाल्टी, और फिर बाद में रिवीजन, अपील्स, ऐसा कुछ के कुछ सेक्शंस वो हम लोग पकड़ने वाले हैं। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। डिफरेंस बिटवीन इंपाउंडिंग अंडर 133, डिफरेंस कुछ नहीं है जसप्रीत जी, वो 131 में और बुक्स की जो इंपाउंडिंग है लगभग सेम है, टाइम लिमिट भी सेम है, और अगर एक्सटेंशन भी अगर आपको लेनी है तो भी आपको हायर अथॉरिटी से ही क्या करना है, वो आपको परमिशन लेके ये करना होगा। पीयूष, कैन द एसएससी ऑब्जेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ एओ विद द रीजंस ऑफ पास्ट अरेस्ट? ये सब यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो सिबिलिटी को कंप्लेन कर सकता है, यहाँ पे नहीं, एक्ट में नहीं है। वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन एओ, सो व्हाई इज एओ बाउंड टू यूज? नो नो, बाउंड है विशाल, बाउंड है, उनकी रिपोर्ट बाउंड है, केस लॉ है ना। हम क्या पढ़ के आए? हम कल पढ़ के नहीं, आप रिवाइज करके रहो अभी तक के लिए रिवाइज करके आओ। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने अप्रिशिएट किया आज के सेशन को। लाइव सेशन है ये, तो आप लोग को एक अच्छा एक एक्सपीरियंस मिला होगा। कोशिश लाइव में यही होता है, एक टच मिल जाता है, पर्सनल टच स्टूडेंट्स को। टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज अंडर द इनकम टैक्स 116 में, अगर प्रफुल अगर आप देखोगे ना 116 में पूरा एक लाइन लगा हुआ है। बस ब्रॉडरली बताता हूँ, 3 विंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, 3 विंग। एक असेसमेंट विंग है जिसमें CIT CCIT ये हाईएस्ट अथॉरिटी है, और उसके नीचे उनके लोग हैं जो एओ, उन्हीं के नीचे आता है, ये असेसमेंट विंग होता है। दूसरा आता है आपका इन्वेस्टिगेशन विंग, जहां पे DGIT वो लोग रहेंगे, डायरेक्टर जनरल वाले लोग, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, और फिर उसके नीचे के अंडर के लोग। और तीसरा जो विंग होता है इनकम टैक्स अथॉरिटी का, वो अपील का होता है, जिसमें CIT अपील्स हाईएस्ट अथॉरिटी है प्राइमरी। तो 3 विंग है। 116 में आपको मालूम पड़ेगा देयर आर 3 विंग्स, और उसके अंडर हायरार्की टॉप में ये लोग हैं, और उसके नीचे नीचे सब लोग आते रहते हैं। ठीक है, आज भारती फर्स्ट लेक्चर मेरा था, असेसमेंट प्रोसीजर मेरा फर्स्ट था, और कल भी असेसमेंट कंटिन्यू होगा, लेकिन पेनाल्टी के साथ। आप बस ये करना, अच्छे से लेक्चर देखना, जो लिंकिंग इंटरलिंकिंग करवाई है ना, उसको बस एक बार अच्छे से करके ये कर लेना, बस आप लोग को ये करना है। कल का लेक्चर मैंने वापस से बताना है अपने, हम लोग 147 153A पेनाल्टी की तरफ फिर निकलेंगे। फिर मंडे को हम लोग नॉन रेसिडेंट, ट्यूसडे को ट्रांसफर प्राइसिंग, वेडनेसडे को क्या होगा, कंपनी असेसमेंट, और फिर फाइनली जाएगा लास्ट डे पे थर्सडे को आपका कंपनी असेसमेंट के बाद क्या जाएगा, PGP के एडवांस सेक्शन। ठीक है, भारती, हाँ आज फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर ही था आज। मैं आप लोगों को ये PDF भी मिल जाएगा, और एक PDF MTP का होगा, वो भी मैं दे दूंगा। 2 PDF मेरी तरफ से आपको मिलने वाला है इस क्लास को लेके। आप बराबर जुड़े रहिएगा, मैं PDF शूट करता रहूंगा, जो स्लाइड है बराबर उस पर जुड़े रहना, ताकि, और मैं पैरेलली अपने टेलीग्राम में भी डालता रहूंगा, ताकि क्या होता रहेगा कि अगर वहां नहीं तो यहाँ पे भी आपको मिलते रहे। बस ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आप लोग एक बार गो थ्रू करना, जो मैंने बताया ना 143 पावर भी करके चलना, ध्यान रखना, रिटर्न से लेके पावर तक जाना है, पावर भी कर लेना अच्छे से, जो मैंने आपको बताया वो प्लीज कर लेना अच्छे से। अशु मित्तल, जो ये फर्स्ट टाइम DT कर रहा है वो, हाँ अशु, आपको पूरा पिकअप हो जाएगा, लेकिन बाद में डेफिनेटली मेहनत तो करनी पड़ेगी। 2 आवर्स जो मैंने रखा है, एक होगा कि फर्स्ट टाइम DT अगर आप कर रहे हो, मतलब अगर आप IPCC के बेस पे कर रहे हो तो शायद रिकमेंडेड नहीं है एक, लेकिन अगर आपकी रीडिंग हो गई है और फिर अगर आप इसको देख रहे हो ये लेक्चर को, तो डेफिनेटली एडवाइजेबल है, क्योंकि मैंने उसी को बेस रखा है कि बच्चे ने एक बार पढ़ लिया होगा DT, और फिर बाद में अब रिवाइज कर रहा है एडवांस लेवल पे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में है।
डायरेक्टर बलिया जो है ना इन्वेस्टिगेशन विंग के हैं, इन्वेस्टिगेशन विंग के हैं, और जो कमिश्नर है वो आपका असेसमेंट विंग के हैं। असेसमेंट के जो लोग होते हैं वो पब्लिक से गुफ्तगू करते हैं, और ये जो डायरेक्टर वाले जो है, ये वाले जो लोग हैं, ये एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन टीम होती है। तो ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स में। तो डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लोग होते हैं, और सीआई कमिश्नर जो होते हैं वो असेसमेंट की तरफ वाले लोग होते हैं। हमारा जो ताल्लुक होता है वो असेसमेंट वालों से होता है। तो ये एक डिफरेंस है। 262 प्रफुल्ल ठीक है, कल फिर करवा दूंगा एक बार 262 264 को कल खींच के रखेंगे, थोड़ा 10:30 से 1:30 बजे तक का कोशिश करेंगे, कल खींच के रखते हैं फिर इसको। 145 और 153 की भी पीडीएफ फाइल डाल दो टेलीग्राम में। 145 और 153 अब्दुल, ये कौन सा है 145 153? टाइम लिमिट, ये इसकी जरूरत क्या है 145 और 153 की? चलिए स्टूडेंट, और कोई क्वेरी? 260 264 प्रफुल्ल मैं कल आपको ये टच अप ऑन कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो फिर 147। हाँ मतलब कि ये जो पीडीएफ मेरे पास अभी है जिसके अंदर 147 भी है, वो भी मैं डाल देता हूँ, आप वहां से ले लीजिएगा। पीडीएफ इसके अंदर ही है, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, अब बस आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना अभी तक ताकि उतना तक हो जाए आपका अच्छे तरीके से, और फिर बाद में कल भी एक बड़ा एरिया हमें कवर करना है, फिर उसके बाद फिर आपको रिवाइज करना है। देखो स्टूडेंट, स्ट्रैटेजी ये बना के चलना कि जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ ना उतना तक आप भी रिवाइज करते रहना, कि उतना बड़ा हिस्सा डीटी का आपका कंप्लीट होता जाए। डीटी अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन करना भी है अच्छे तरीके से, दोनों चीजें होनी चाहिए, एंड दैट एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी डन। ठीक है ना। तो लाइव रहेंगे 147 में, कल आएंगे, पहले में करेंगे 10:30 को, एंड दैट इज हाउ ये कर लेंगे। 147 कल हम लोग चालू करेंगे, कल की क्लास में फर्स्ट स्टार्ट करेंगे 147 वाले सेक्शन में, और बाद में करके आगे जाते हैं। ठीक है, हाँ 147 टुमारो। ठीक है ठीक है ठीक है। और यदि कुछ पूछना रहेगा तो होपफुली स्टूडेंट्स ये लाइव वाला जो एक्सपीरियंस आप लोगों को मिला होगा, आप लोगों को काफ़ी अच्छा करें। क्योंकि देखो दूसरा और एक होता है कि आरटी में भी मतलब कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम लोग डाल देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये लाइव वाला जो होगा शायद आप लोगों को पसंद ज़्यादा आया होगा। ये शायद आई थिंक वुड हैव लाइक दिस वन। तो मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम मैं लाइव ही रहूँ आप लोगों से। चलिए सुरेश, थैंक यू वेरी मच। तो क्या होगा, बढ़िया एक वो हो जाएगा, आप लोग को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, और एक होता है तो आदमी सो जाता है, इसमें कम से कम वो तो होता है कि सर भी साथ में है। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अब्दुल। आप लोग बस आप रिवाइज करना चालू करो। क्लोज करते हैं सेशन कल 10:30 को। सो सी यू देन टुमारो स्टूडेंट्स एट 10:30 विल स्टार्ट विद द दिस थिंग। बाकी सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, और बाकी ऋषिकेश जी भी आपको दे देंगे। चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स। 263 में पार्शियल मर्जर बोलते हैं अंकित, बिल्कुल पार्शियल मर्जर मैं कल करवाता हूँ ना, फुल मर्जर होता है, कल मैं करवा दूंगा, क्योंकि 147 में भी पार्शियल मर्जर आएगा। तो ये पार्शियल मर्जर कंप्लीट मर्जर जो है, ये मैं आपको 147 में जब करवाऊंगा तो वहां पे ही करवा दूंगा। भारतीय इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ एवरी टॉपिक, देखो छोटे छोटे हम लोग जो सिंपल है वो तो ऑब्वियसली वो तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन हर एक टॉपिक का सारे इंपॉर्टेंट एरिया हम लोग कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज होगा कि आपको पता चलेगा, जैसे कि मैंने लेक्चर के एंड में आपको क्या बोल दिया था कि यहां तक हमने कर दिया है, अब आपको करना क्या है, तुरंत जल्दी से जल्दी रिवाइज कर देना है। आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई, उतना तक आपको पकड़ के डाल दिया गया है कि आप इजीली खींच सकते हो भी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब कल की क्लास में 10:30 मॉर्निंग में मिलेंगे। सी यू।